हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर थर्ड क्लास। तो आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा एसडीवैन को हम अगर ब्रेक करते हैं पीसीस में तो हमें एक्चुअल में क्या देखने को मिलता है कि एसडीवैन काम कैसे कर रहा है, कि क्या क्या प्रोसेस हैं एसडीवैन, जिन जिन प्रोसेस को जिन कामों को मिल करके एक एसडीवैन सॉल्यूशन बनता है। एसडीवैन के पीछे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें काम कर रही होती हैं, राइट। जब वो सब मिलती हैं आपस में तो वो एक एसडीवैन सॉल्यूशन बन जाता है, राइट। तो आज का हमारा सेशन यही रहेगा। हम एसडीवैन को ब्रेक करेंगे पीसीज में, ठीक है। जब हम एसडीवैन को ब्रेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एसडीवैन एक्चुअल में बना किन किन चीज़ों को मिलाकर है, राइट। कौन से वो प्रोसेसेस हैं जिनसे मिलकर एसडीवैन बना है। तो हम सबसे पहले एसडीवैन को ब्रेक करेंगे, ठीक है। देखेंगे कौन कौन से पीसीज हैं इसके अंदर, ठीक है। और हम आज कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन की बात करेंगे। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, सबकी स्टेटमेंट्स भी अलग अलग हैं कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन को लेके, राइट। तो आज हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे। एंड एक नेक्स्ट होप का कंसेप्ट है, इसको भी हम आज क्लियर करेंगे कि एक्चुअल में नेक्स्ट होप काम कैसे करता है और कैसे इसको कस्टमाइज करके हम डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एंड द फोर्थ पॉइंट विल बी टनलिंग एंड सिक्योरिटी। टनलिंग एंड सिक्योरिटी हम सब ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लाइक आई पी सेक जीआरई वगैरह। एंड उसके ऊपर किस तरह से सिक्योरिटी काम करती है वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। फिफ्थ रहेगा ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। एंड फिर लास्ट में एक बार इन सारे पीसीस को कंबाइन करेंगे और देखते हैं कि कंबाइन करने के बाद कैसे सॉल्यूशन बनता है इस डिवाइन का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट बोर्ड, जो कि रहेगा कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन। सो फर्स्ट बोर्ड में हम एस डी वैन के को पीसीस में ब्रेक करेंगे, ठीक है। अगर हम एस डी वैन को 4 पीसीस में ब्रेक करते हैं, अगर हम इस ब्लॉक को 4 पीसीस में ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या 4 ब्लॉक्स मिलते हैं इसके अंदर, एस डी वैन के अंदर, जो कि मेनली काम कर रहे होते हैं, ठीक है। डीपली तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें काम कर रही हैं, बट मेनली ये 4 चीज़ें ही काम कर रही हैं जिनको मिला करके ही एस डी वैन सोल्यूशन तैयार होता है, राइट। सो फर्स्ट है कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन, राइट। हम कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन को पढ़ेंगे कि किस तरीके से एस डी वैन कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन को सेपरेट करता है, ठीक है। और क्या रोल है एक नेटवर्क के अंदर कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन का, राइट। कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन को लेके कहीं कन्फ्यूजन्स भी हैं, ठीक है, तो वो भी हम क्लियर करेंगे आज। एंड नेक्स्ट होगा हमारा नेक्स्ट होप, राइट। नेक्स्ट होप का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एस डी वैन के अंदर एक फैब्रिक के अंदर भी नेक्स्ट होप का कंसेप्ट आना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, ये भी इसके अंदर इंक्लूड रहता है। नेक्स्ट विल भी है सिक्योरिटी एंड टनलिंग। तो टनल किस तरीके से काम करती हैं, कैसे आईपी सेक जीआरई टनल हमने सुनी होंगी, राइट। तो वो किस तरीके से टनल एस्टेब्लिश होती हैं, कैसे उनके बीच में सिक्योरिटी रहती है, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। द लास्ट वन विल बी ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। किस तरीके से ये सारी चीज़ें को मिक्स करता है एसडीएन, कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। सो जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक था उसके अंदर हमने देखा कि कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन हमारा फर्स्ट ब्लॉक है। तो कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन किस तरीके से डिफरेंशिएट हैं एक राउटर के अंदर और ये किस तरीके के प्रोसेस को हैंडल करते हैं, तो हम इसके अंदर उस उन दोनों के बीच का डिफरेंशिएट पढ़ेंगे, राइट। तो ये एक राउटर कंसीडर किया है मैंने, ठीक है, जिसके अंदर 2 प्लेन है, कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन, और ये 2 इंटरफेसेस हैं, राइट। G0/1 एंड G0/2, ठीक है, ये हमारा राउटर है। ओके, ठीक है। तो इसके बीच में क्या डिफरेंशिएट है कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन के बीच में, कैसे ये काम करते हैं, तो हम जान समझते हैं इसको, राइट। तो मान लेता हूँ ये है मेरा R1, 2 राउटर हैं और एक है R2, ठीक है। R1 के पास एक सबनेट है जो है 10.10.10.0/24, एंड R2 के पास भी एक सबनेट है 20.20.20.0/24। ओके। अब अगर इस सबनेट के होस्ट से कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो वो किस तरीके से कर पाएगा, चलिए जानते हैं। मान लो इनके बीच में एक लिंक इस्टेब्लिश है, मान लो ये डायरेक्ट लिंक है,
ओके। अब अगर इनको आपस में कम्युनिकेट करना है, इस सबनेट को इस सबनेट के साथ कम्युनिकेट करना है, तो अभी भी ये नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के पास इनके पास रूट नहीं है। मान लो ये जो आईपी है ये तो रीचेबल हो जाएगा क्योंकि ये तो सेम सबनेट में है, राइट? तभी तो इनके बीच में लिंक एस्टेब्लिश हुआ है। अब मान के चलो अगर ये सेम सबनेट में है तो मैंने इसके ऊपर एक राउटिंग प्रोटोकॉल चला दी जो है OSPF। ठीक है, मैंने इनके बीच में OSPF चला दी। ठीक है, और उस OSPF के अंदर ये जो दोनों लिंक्स हैं, इंटरफेसेस हैं, वो एनेबल कर दिए इस पे OSPF, राइट? अब इन दोनों के बीच में हेलो मैसेजेस स्टार्ट हो गए, OSPF के हेलो मैसेजेस स्टार्ट हो गए, राइट? अब मान के चलो ये कुछ सेकंड के बाद एक दूसरे के नेबर भी बन गए। ये एक दूसरे के नेबर बन गए, राइट? अब इनके बीच में नेबरशिप एस्टेब्लिश हो चुकी है। अब अगर मुझे इनको ये रूट एक्सचेंज करने हैं, यानी 10.10.10.0/24 अगर मुझे R2 पे भेजना है और 20.20.20.0/0/room अगर मुझे R1 पे भेजना है, तो मुझे इन दोनों को इसके अंदर एडवर्टाइज करना पड़ेगा, राइट? इस OSPF वाले लिंक पे इन दोनों को एडवर्टाइज करना पड़ेगा। मान लो मैंने R1 का 10 डॉट वाला रूट इस पे एडवर्टाइज कर दिया और 20 वाला रूट इस पे एडवर्टाइज कर दिया। अब इन दोनों के बीच में ये रूट एक्सचेंज हो जाएगा, बट ये एक्सचेंज होगा कैसे? R1 जो है वो R2 को एक डेटाबेस शेयर करेगा, ठीक है? और सिमिलरली R2 R1 को एक डेटाबेस शेयर करेगा, ठीक? इस डेटाबेस के अंदर एक्चुअल में रहेगा क्या? इस डेटाबेस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, किसकी? R2 की। यानी राउटर आईडी क्या है R2 की, राइट? इसके अंदर कितने लिंक्स कनेक्टेड हैं, लिंक्स की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है? कितने सबनेट एडवर्टाइज हुए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या इस डेटाबेस के अंदर रहेगी। सिमिलरली R1 जो R2 को भेज रहा होगा उसके अंदर भी सेम, उसकी राउटर आईडी क्या है, ठीक है? उसका होस्ट नेम क्या है, और उसके लिंक्स कितने हैं, ठीक है? और लिंक्स का स्टेटस क्या है, और कितने सबनेट हैं, ठीक है? कितने सबनेट हमने एडवर्टाइज किए हैं, ये सारे एक्सचेंज होंगे आपस में, ठीक है? तो जिसको हम कहते हैं LSA, यानी लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट्स, ये हमने OSPF में पढ़ा हुआ है, राइट? ये एकदम बेसिक है। अब जैसे ही ये डेटाबेस आपस में एक्सचेंज हुआ, R1 ने इस डेटाबेस को पढ़ा, ठीक है? उसको प्रोसेस किया और एक टोपोलॉजी अपने अपने मान लो राउटर ने अपने दिमाग के अंदर एक पूरी टोपोलॉजी डिज़ाइन कर ली इसकी, कि ठीक है कि एक्चुअल में R2 दिखता कैसा है और उसके अंदर क्या क्या लिंक्स हैं, क्या क्या सबनेट उसके अंदर चल रहे हैं, राइट? और उस सबनेट के बेस पे इन सारी इंफॉर्मेशन के बेस पे जब R1 ने इसको प्रोसेस किया, तो एक इसने राउटिंग टेबल अपनी तैयार करी, ठीक है? राउटिंग टेबल में इसने डाला OSPF से और लिखा OSPF से हमें ये डेटाबेस मिला है, यानी ये रूट मिला है। 20.20.20.0/24 पे अगर रीच करना है तो आप करो via R2। अब via R2 का यहाँ पे क्या मतलब है? यानी ये आईपी एड्रेस, यानी इस इंटरफेस में जो आईपी एड्रेस है इसका है R2 से लेना, ठीक है? यानी R2 यहाँ पे इसको रेफरेंस दे रहा है। ये R2 इसका रेफरेंस है इस आईपी का, यानी इस आईपी की बात हो रही है। अगर आपको 20.20.20.0/24 पे रीच करना है तो दिस आईपी इज योर नेक्स्ट हॉप। ओके, ये कौन बता रहा है? ये R1 का राउटिंग टेबल बता रहा है, ठीक है? सिमिलरली जब डेटाबेस R1 से R2 के पास आया तो इसने भी सेम इस पूरे डेटाबेस को प्रोसेस किया, इस LSA को प्रोसेस किया, और उसके बाद इसने भी अपनी राउटिंग टेबल के अंदर एक रूट डाला OSPF 10.10.10.0/24 पे अगर रीच करना है तो आप करो via R1, ठीक है? अब R1 से यहाँ पे क्या मतलब है? R1 से मतलब है ये वाला आईपी एड्रेस जो यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है, राइट? यानी जो आपका नेक्स्ट होप है किसके लिए? 10.10.10.0/24 के लिए वो ये आईपी एड्रेस है, ठीक है? अब इन्होंने ये कर लिया और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आसानी से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों के पास रूट्स आ गए हैं, ठीक है? अब ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, ठीक है, यही प्रोसेस जो है ये कंट्रोल प्लेन हैंडल करता है, यानी जो कि नेबरशिप एस्टेब्लिश करना, नेबरशिप, ठीक है, राउटिंग डेटाबेस, राउटिंग डेटाबेस को स्टोर करना अपने पास, ठीक है? और LSAs एंड
एडजेंसीज, ठीक है। मान लो इस पे EIGRP चल रही होती तो जो हेलो मैसेजेस होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, अपडेट्स होते हैं, ठीक है, रूट अपडेट्स होते हैं जो कुछ कुछ इंटरवल्स में एक दूसरे को मिलते रहते हैं, ठीक है। ये सारा डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है, इस ये इसके बाद उसको प्रोसेस करना, ठीक है। ये जो कंट्रोल प्लेन है, जब ये सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं तो ये डायरेक्ट राउटर का प्रोसेसर डील करता है इसके साथ, ठीक है। ये राउटर का प्रोसेसर डील करता है, यानी ये जो सारे टास्क होते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोसेसर को यूज़ करते हैं, राइट। तो ये जो सारे टास्क है, यानी जिन भी डेटा, यानी जिस भी इंफॉर्मेशन से, ठीक है, ये जिस भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके ये एक रूट बनाएगा, यानी इसको इस सारी जो इसके पास इंफॉर्मेशन डेटाबेस आया है इसको ये पहले प्रोसेस करेगा, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल में ये प्रोटोकॉल है कौन सी, OSPF, यानी शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, एसपीएफ प्रोटोकॉल है ये, ठीक है। तो ये अगर इसने जब पूरे इस डेटाबेस को पढ़ा उसके बाद ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको ये, और जो बेस्ट पाथ होगा उसको ये अपनी राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस यानी रिप के अंदर ऐड करेगा। क्या ऐड किया था, मान लो ये R1 ही राउटर है तो इसने ऐड किया था हमें कि OSPF से लिंक मिला है, सॉरी रूट मिला है 20.20.20.0/24 पे अगर रीच करना है तो करो विया R2। यानी इस पूरे प्रोसेस को नेबरशिप एस्टेब्लिश करना, हेलो मैसेजेस भेजना, राउटिंग डेटाबेस एक दूसरे का एक्सचेंज, एक दूसरे का एक्सेप्ट करना, अपना LSA उसकी तरफ भेजना, कुछ कुछ टाइम में एजेंसीज भेजना, ठीक है। जो उसके बाद जो LSA हमें रिसीव हुआ है उस LSA के अकॉर्डिंग पूरी टोपोलॉजी बनाना अपने उसमें मेमोरी के अंदर, और उसके अंदर कौन से सबनेट्स हैं, कौन से राउटर मेरे से कनेक्टेड हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन नेबरशिप के अंदर ऐड करना, राइट, नेबरशिप टेबल बनाना, और उसके बाद जितने भी सबनेट्स हमें मिल रहे हैं डेटाबेस के अंदर उन सबनेट्स के अंदर बेस्ट पाथ कौन सा है, ठीक है, और शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है उसको पूरा प्रोसेस करके फाइनल करना कि ये जो है रूट वो फाइनल रूट है, और उसके बाद इसको RIB यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, जो कि राउटिंग टेबल होता है एक राउटर का, उसके अंदर स्टोर करना। ये जो पूरा काम है ये हमारा कंट्रोल प्लेन देखता है, यानी जो प्रोसेसर इंटेंसिव काम है ये सारा हमारा कंट्रोल प्लेन हैंडल करता है, राइट। डेटा प्लेन एक्चुअल में क्या हैंडल कर रहा है यहाँ पे, लेट्स सी। मान लो इस इंटरफेस के अंदर होस्ट कनेक्टेड थी, राइट, जो हम इसको R1 ही कंसीडर कर रहे हैं, ये R1 ही राउटर है, राइट। इसका IP एड्रेस है 10.10.10.1/24, ठीक है, जो यहाँ पे इससे कनेक्टेड था, इस सबनेट में था। अगर इसको कम्युनिकेट करना है किसके साथ, 20.20.20.1/24 के साथ, तो ये कैसे कर पाएगा, लेट्स सी। मान लो इसने एक पैकेट जनरेट किया, ठीक है, पैकेट में था डेटा, ठीक है। सबसे पहले सोर्स आईपी क्या है, 10.1, ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही कंसिडर कर रहा हूँ, 10.1, ओके। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 20.1, ठीक है, 20.1 से इसको कम्युनिकेट करना है। सोर्स मैक क्या होगा, सोर्स मैक इसका खुद का, मान लो इसका खुद का मैक है 0/A, ठीक है, ऐड कर दिया। डेस्टिनेशन आईपी यहाँ पे क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी सबसे पहले ये होस्ट चेक करेगा कि जो मेरा डेस्टिनेशन आईपी है, सॉरी डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, तो सबसे पहले ये होस्ट चेक करेगा कि जो भी मेरा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है क्या वो मेरे ही सबनेट में है, क्या हम सेम नेटवर्क का पार्ट है। तो ये चेक करेगा कि मैं तो 10.10.10.0/24 में हूँ, बट ये जो आईपी है डेस्टिनेशन आईपी ये मेरे सबनेट का नहीं है, ये डिफरेंट सबनेट का है, राइट। तो इस सिचुएशन में ये इसको इस पैकेट को गेटवे को हैंडल करने के लिए भेज देगा, यानी गेटवे को हैंड ओवर कर देगा। मान लो इसमें गेटवे गेटवे है 10.10.10.254/24, जो कि ये इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस होगा, वही तो इसका गेटवे बनेगा इस होस्ट का, राइट। तो अब इसका जो मैक एड्रेस है वो है 0/B, ठीक है। अब डेस्टिनेशन मैक के अंदर ये डालेगा 0/B, राइट। अब ये क्या करेगा, इस पैकेट को इस इंटरफेस पे भेज देगा। इससे पहले आर प्रोसेस भी होगा, अगर आर प्रोसेस नहीं हुआ होगा तो ये आर चलाएगा होस्ट और अपने गेटवे का मैक एड्रेस रिसीव करेगा, ठीक है। अब ये पैकेट जनरेट हो गया है, मान लो यहाँ पैकेट जनरेट हो गया,
अब ये इस इंटरफेस पे रीच करेगा, और इस इंटरफेस पे जैसे ही रीच करेगा तो सबसे पहले राउटर इस पैकेट को चेक करेगा कि इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है। डेस्टिनेशन मैक इसको मिलेगा 0.b, जो कि इसी इंटरफेस का है। लेयर 2 पे इस पैकेट को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद ये चेक करेगा इसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है? 20.1। ठीक है, तो अब ये राउटर अपनी राउटिंग टेबल के अंदर चेक करेगा कि 20.1 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई रूट है मेरे पास। अब इसने जैसे ही चेक किया है तो इसको OSPF से अपनी राउटिंग टेबल में एक रूट मिला जो कि था 20.20.20.0/24 via R2। तो ये डेस्टिनेशन आईपी इसके अंदर मैच कर गया। अब अगर ये मैच करेगा तो ये इस पैकेट को क्या करेगा, लेयर 3 पे भी एक्सेप्ट करेगा। लेयर 2 पे तो उसने कर लिया था, अब लेयर 3 पे भी इसको एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। अब ये क्या करेगा, राउटर, अब इसको राउटिंग टेबल के अंदर सिमिलर रूट मिल गया है, तो ये पैकेट अब जाएगा रीराइटर के पास। किसके पास? रीराइटर के पास। रीराइटर एक प्रोसेस ही होता है इसके अंदर, राउटर के अंदर। रीराइटर क्या करेगा, इसके अंदर से एक टीटीएल वैल्यू -1 करेगा, यानी एक टीटीएल वैल्यू डिक्रीज करेगा इस पैकेट के अंदर, राइट। और इसके अंदर जो उसका डेस्टिनेशन आईपी है, वो डेस्टिनेशन आईपी तो सेम रहेगा, ठीक है। इसके अंदर जो मैक एड्रेस है, ठीक है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। डेस्टिनेशन मैक क्या हो जाएगा? डेस्टिनेशन मैक हो जाएगा जो राउटर 2 का है, यानी हमारे R2 जो नेक्स्ट होप था, उसका जो मैक एड्रेस है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैक एड्रेस है 0/C, राइट। तो ये यहाँ पे इसके अंदर 0C ये लगा के इस पैकेट को तैयार करेगा और क्या करेगा, इस इंटरफेस से आउट कर देगा। यानी इस इंटरफेस से पैकेट आया, पैकेट लेयर 2 पे चेक हुआ, एक्सेप्ट हुआ, पैकेट लेयर 3 पे चेक हुआ, एक्सेप्ट हुआ, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको रूट मिला, इसलिए वो लेयर 3 पे भी एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक रीराइटर के पास गया। रीराइटर ने क्या किया, टीटीएल वैल्यू कम किया, ठीक है। टीटीएल वैल्यू कम किया और उसके बाद उसने इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेंज किया। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कैसे चेंज किया, इसने देखा कि ये रूट जाएगा विया R2। R2 GE2 पे कनेक्टेड है, जिसका नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस ये है। यहाँ से एक आर प्रोसेस गई, इन दोनों के बीच में एक आर प्रोसेस चली, ठीक है। आर प्रोसेस से इसको इसका मैक एड्रेस पता चल गया कि R2 का जो है मैक एड्रेस है 0/C, ठीक है। इसने रीराइटर ने डेस्टिनेशन मैक के अंदर 0/C डाला और ये पैकेट सेम आगे फॉरवर्ड कर दिया इस इंटरफेस के अंदर। R2 के पास ये पैकेट आया, उसने चेक किया और इसको ये पैकेट मिल गया सेम प्रोसेस के साथ, राइट। तो ये था जो पूरा डेटा प्लेन का पार्ट। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, ये है एक्चुअल में डेटा प्लेन। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार लर्नर्स कहते हैं कि जो भी प्रोसेस राउटिंग के थ्रू होके जाता है वो सारा कंट्रोल प्लेन का पार्ट होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसने जस्ट फॉरवर्डिंग ही करी है, इसने कुछ प्रोसेसर का काम नहीं किया। ऐसा प्रोसेस जिसमें ज़्यादा लगे प्रोसेसर यूज़ हो, ऐसा कुछ काम नहीं किया है। इसने जस्ट पैकेट को ट्रांजिट किया है, यानी यहाँ से पैकेट लिया और यहाँ से पैकेट ट्रांजिट हुआ। बीच में कुछ चेंजेस हुए, वो चेंजेस भी जो हुए हैं वो चेंजेस भी डेटा प्लेन का ही पार्ट हैं। इसमें कंट्रोल प्लेन का कुछ भी पार्ट नहीं था, राइट। तो हमें ये डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए कि जिस भी इंफॉर्मेशन से, जिस भी प्रोसेस से डेटाबेस, जिस भी राउटिंग प्रोसेस से, ठीक है, डेटाबेस हमें रिसीव होता है, उस डेटाबेस को राउटर पढ़ता है, और जिस प्रोसेस से एक राउटिंग टेबल तैयार होती है, उस प्रोसेस को ही कंट्रोल प्लेन कहते हैं, ठीक है। जब राउटिंग टेबल तैयार हो जाती है, बेस्ट रूट राउटिंग टेबल में इंसर्ट हो जाता है, वो जो उसके बाद जो पैकेट फॉरवर्डिंग होती है राउटिंग टेबल, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस के अकॉर्डिंग, वो सारी डेटा प्लेन के अंदर आती है। यानी जितने भी डेटाबेस के अंदर जो राउटिंग टेबल है उसको बनाने का जो प्रोसेस है वो कंट्रोल प्लेन है। और जब एक बार डेटा हमारी RIP बन जाती है और वो डेटा प्लेन के पास पहुंच जाती है, तो उसके बाद जितना भी पैकेट ट्रांजिट होते हैं विद द हेल्प ऑफ राउटिंग टेबल, ठीक है, वो सारा जो होता है वो हमारा डेटाबेस का पार्ट होता है, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन एक ये भी होती है कि RIP को लर्नर समझते हैं कि वो कंट्रोल प्लेन का पार्ट है, और FIB को, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस को, वो समझते हैं कि ये एक्चुअल में कंट्रोल प्लेन का डेटा प्लेन का पार्ट है। बट ऐसा नहीं है। RIB और FIB दोनों ही डेटा प्लेन का ही पार्ट हैं, राइट। FIB के अंदर बस जो कि हमारा, जिसे हम IPsec भी कहते हैं, राउट सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे जैसे इसके अंदर ये
अरिब के अंदर ये रूट था, इसके अंदर होगा, अगर हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग रूट चेक करेंगे तो इसके अंदर हमें मिलेगा 20.20.20.0/24 पे अगर रीच करना है तो आप करोगे R2 से, ठीक है, जो कि है GE0/2, जिसका मैक एड्रेस है 0/C। यानी ये फॉरवर्डिंग की पूरी इंफॉर्मेशन पहले से ही तैयार रखता है। इसको आर जो हमने आर प्रोसेस पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है, कैसे कि जब रीराइटिंग के लिए पैकेट आया तो इस राउटर को नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस तो पता था, लेकिन उसका मैक एड्रेस नहीं पता था, यानी 0/C की इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। इसके लिए इसने पैकेट को होल्ड किया और एक आर प्रोसेस को इनिशिएट किया। अब आर प्रोसेस जब हुआ तो कुछ पैकेट को कुछ मिली सेकेंड का, जो भी एक हमें पता भी नहीं लगता, उतना डिले उसको मिला पैकेट को, राइट। बट एफ के केस में क्या होता है, एफ पहले से ही पूरी डेटाबेस, पूरी फॉरवर्डिंग की डेटाबेस अपने पास रखता है, ठीक है, कि अगर पैकेट आया तो उसको अगर इससे सिमिल इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी पैकेट आएगा इस नेटवर्क के, तो R2 के पास भेजना है, जिसका एग्जिट इंटरफेस है GE0/2, जिससे रिकर्सिव लुकअप एक बारी को खत्म हो जाता है। रिकर्सिव लुकअप, जब लुकअप दो बारी होता है राउटिंग टेबल में, उसको रिकर्सिव लुकअप कहते हैं। बट ये इसने पहले से ही अपने डेटाबेस में रखा हुआ है कि GE0/2 पे भेजना है और इस जिसका मैक एड्रेस ये लगाना है, राइट। तो सीधा पैकेट आया, रीराइटर के पास गया, उसने फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस चेक करी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से एग्जिट कर दिया। तो ये जो है ये जो है ये वाली चिपसेट ASIC ये इसको हैंडल करती है, ठीक है। प्रोसेसर हैंडल नहीं करता, प्रोसेसर सिर्फ इन नेबरशिप, राउटिंग, डेटाबेस, LSS, एजेंसीज, इन सारी चीज़ों से जो बेस्ट पाथ बनता है उसको बनाने का काम करता है, राइट। तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंस, कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन के बीच में, राइट। ये आगे अभी हमें बहुत काम आने वाला है जब हम इन दोनों को अलग करेंगे, राइट। तो इसको एकदम ध्यान से माइंड में रखना है इन डिफरेंसेस को, राइट। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पोर्ट। Before discussing this port, first I need to discuss one thing more, right? So अभी हमने कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन पढ़ा। जो मान के चलते हैं, अगर मेरे पास एक मेरे पास 3-4 राउटर्स हैं यहाँ पे, मान लो मेरे पास 4 राउटर्स हैं यहाँ पे, ठीक है? ये है R1, ये R2, ये है R3, ये है R4, राइट। अब इनके बीच में लिंक्स कनेक्टेड हैं कुछ इस तरीके से, ओके। ये लिंक्स अभी कनेक्टेड हैं और इन सबके पास एक एक सबनेट है। मान लो इनके पास है 10.10.10.0/24। एक सबनेट इसके पास है 20.20.20.0/24। ये सारे लैन साइट पे कनेक्टेड हैं। थर्ड इज 30.30.30.0/24। फोर्थ इज 40.40.40.0/24। ओके, ये लैन साइट पे इनके पास कुछ नेटवर्क्स कनेक्टेड है, ओके। अब अभी ये 4 राउटर्स हैं, राइट। अगर इनको आपस में मैं इनके रूट्स एक्सचेंज करने हो मुझे, तो मैं इनके बीच में OSPF चलाता हूँ, राइट। अगर मैं इनके बीच में OSPF चलाता हूँ तो OSPF क्या करेगा, इनके बीच में आपस में नेबरशिप एस्टेब्लिश करेगा। ये आपस में नेबर्स एक दूसरे के नेबर बनेंगे। अब ये 4 राउटर्स हैं, मान लो ये 40 होते हैं या 20 30 40 इतने होते, तो आपको नहीं लगता कि अगर इनको इस राउटर को 40 राउटर्स के साथ अगर नेबरशिप एस्टेब्लिश करनी हो तो ये इसका सीपीयू का लेवल क्या कहाँ पहुंच जाएगा? क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कंट्रोल प्लेन के अंदर, कि कंट्रोल प्लेन क्या हैंडल करता है, कंट्रोल प्लेन सारे LSAs को, राउटिंग डेटाबेस को, राइट, राउटिंग डेटाबेस को प्रोसेस करना। हमने क्या पढ़ा था कि वो प्रोसेसर का काम होता है। राउटिंग 40 राउटर्स के राउटिंग डेटाबेस को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसको उसके अंदर से बेस्ट पाथ निकालेगा, राइट, शॉर्टेस्ट बेस्ट पाथ निकालेगा, उसके बाद उसको राउटिंग टेबल के अंदर इंसर्ट करेगा। और ये सारी 40 में कभी कुछ डाउन हो रहा है, कभी कुछ अपडेट आ रहा है, एंड कभी फ्लैप्स हो रही हैं राउट्स, तो ये सारी चीज़ें कौन हैंडल कर रहा है? ये सारी चीज़ें हैंडल कर रहा है हमारा प्रोसेसर, डायरेक्टली प्रोसेसर, राइट। तो इसका प्रोसेसर तो एकदम हाई पहुंच जाएगा, राइट। तो अगर तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगर अगर मैं वेट अगर मैं कहूँ कि ये मैं इनको हटा रहा हूँ, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक
स्मार्ट डिवाइस ऐड किया, मैंने एक स्मार्ट डिवाइस यहाँ पे ऐड किया। अब मैंने इनकी कनेक्टिविटी इस स्मार्ट डिवाइस के साथ करवा दी, किसी भी तरीके से हो सकती है। मान लो कि मैंने, यानी ये चारों राउटर्स जो हैं ये स्मार्ट से रीचेबल हैं, ठीक है। ये एक स्मार्ट राउटर है हार्डवेयर जिसका हार्डवेयर एक हाई लेवल का है, यानी बहुत ज़्यादा सीपीयूज हैं, बहुत ज़्यादा रैम है, ठीक है। तो ये एक फुल्ली स्मार्ट डिवाइस है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनके बीच में ओएसपीएफ चला दी, इनके बीच में नहीं है अभी, मैंने इन राउटर्स के आपस के बीच में जो ओएसपीएफ है उसको बंद कर दी, यानी अब ये आपस में मेंबर्स नहीं हैं एक दूसरे के। ये जो मेंबर्स हैं ये सारे स्मार्ट डिवाइस के मेंबर्स हैं, यानी इसने जो नेबरशिप एस्टेब्लिश करी है R1 ने, ये सिर्फ करी है स्मार्ट के साथ, नेबर्स फॉर ऑल, यानी इसने सिर्फ इसके साथ एस्टेब्लिश करी है नेबरशिप। R2 ने सिर्फ स्मार्ट के साथ करी है, R3 ने भी स्मार्ट के साथ करी है, और R4 ने भी सिर्फ स्मार्ट के साथ ही करी है नेबरशिप एस्टेब्लिश। इन्हीं के बीच में OSPF चल रहा है, राइट। अब इस केस में क्या होगा, राइट। मान लो कि मुझे अब ये रूट एडवर्टाइज करना है, मैंने ये रूट यहाँ पे एडवर्टाइज कर दिया, ठीक है। अब ये रूट जाएगा किसके पास, स्मार्ट के पास। सिमिलरली 20 R2 ने भी 20 वाला यहाँ कर दिया एडवर्टीज, यहाँ पे भी एडवर्टाइज कर दिया, और यहाँ पे भी एडवर्टाइज कर दिया R4 ने। अब इसके पास किस तरीके से डेटाबेस बनेगा, लेट्स सी स्मार्ट के पास कि 10.10.10.0/24, यहाँ अगर आपको रीच करना है तो करना है विया R1, राइट। 20.20.20.0/24, यहाँ रीच, इस सबनेट पे रीच करना है तो करना है R2। सिमिलरली 30.30.30.0/24, यहाँ रीच करना है तो कैसे करना है, via R3। एंड सेम 40.40.40.0/24, यहाँ रीच करना है तो कैसे करना है, via R4, राइट। यानी कि ये डेटाबेस जो है ये R4 के अंदर, सॉरी स्मार्ट डिवाइस के अंदर आ गया, किसके थ्रू, OSPF के थ्रू, ठीक है। सबने अपने अपने रूट्स को एडवर्टाइज करके स्मार्ट डिवाइस को भेज दिया। स्मार्ट डिवाइस तो हार्ड का इतना कैपेबल है कि 40 50 100 200 जितने भी राउटर के साथ नेबरशिप एस्टेब्लिश करना चाहे कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसका हार्डवेयर लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला है, राइट। इसने सबके साथ नेबरशिप एस्टेब्लिश कर ली, राउटिंग इन्फॉर्मेशन LSAs के थ्रू इसको, ये डेटाबेस इसके पास आ गया, राइट। अब ये क्या करेगा, यही सेम डेटाबेस सबको वापस भेजेगा। भाई जब जब दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं तो दोनों रूट एक्सचेंज करते हैं ना, जो भी जो दोनों अपने LSS एक्सचेंज करते हैं। राउटर्स ने तो कर दिया स्मार्ट डिवाइस के साथ, अब स्मार्ट डिवाइस की बारी है। अब स्मार्ट डिवाइस भी है वो जो इसको रूट एक्सचेंज करेगा, किस तरीके से करेगा, लेट्स सी। अब स्मार्ट डिवाइस ने भी R1 को 10 वाला रूट छोड़ के भेजा है 20 वाला, कि 20.0/24 पे रीच करना है तो आप करो via R2, ठीक है। 30.0/24 पे करना है तो करो via R3, एंड 40.0/24 पे रीच करना है तो करो via R4। सिमिलरली सेम इसके साथ भी, अगर आपको 10.0/24 पे रीच करना है तो करो via R1, ठीक है। 30.0/24 पे रीच करना है तो करो via R3, राइट। एंड 40.0/24 पे रीच करना है तो करो via R4। सिमिलरली इसके साथ भी सेम डेटाबेस शेयर किया कि आपको अगर 10.0/24 पे रीच करना है तो करो via R1, ठीक है। एंड 20.0/24 पे रीच करना है तो करो via R2। 40.0/24 पे रीच करना है तो via R4। एंड सिमिलरली सेम इसके साथ भी, अगर आपको 10.0/24 पे रीच करना है तो करो via R1। 20.0/24 पे रीच करना है तो via R2। एंड 30.0/24 पे रीच करना है तो via R3। अब स्मार्ट डिवाइस ने भी इन सबको अपना LSA यानी अपना डेटाबेस भेज दिया। अभी एग्जांपल में OSPF चला रहा हूँ तो LSA जा रहे हैं, राइट। इस सिचुएशन में सारे जो नेबर्स हैं, यानी इस स्मार्ट के नेबर्स हैं, सबको रूट्स मिल रहे हैं, बट अभी भी रूट्स वही मिल रहे हैं जो पहले मिल रहे थे, ठीक है। पहले जब ये राउटर सारे आपस में कनेक्टेड थे, वही रूट्स, तब भी उनको यही रूट्स मिल रहे थे,
ठीक है, यही LSA आ रहे थे। बट उस टाइम पे क्या हो रहा था, उस टाइम पे जो इसका CPU था वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसको नेबरशिप बनानी थी 4 राउटर्स के साथ। ठीक है, मान लो उसका उस टाइम CPU यूज़ हो रहा था 40%, क्योंकि इसको 4 राउटर के साथ अपना कंट्रोल प्लेन यूज़ करना पड़ रहा था। बट इस सिचुएशन में क्या हुआ, इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही नेबरशिप एस्टेब्लिश करी है और सारे रूट्स आ गए हैं हमारे पास। यानी इसका कंट्रोल प्लेन चला गया है स्मार्ट डिवाइस के पास। यानी ये अब जो इस राउटर का कंट्रोल प्लेन है वो ये स्मार्ट डिवाइस यूज़ कर रहा है। ठीक है, और इसी कंट्रोल प्लेन को यूज़ करके ही हम आगे चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। चीज़ों हम इस डेटाबेस को चेंज कर सकते हैं, राइट। इस डेटाबेस में चेंज करके हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं रूट्स को। कहाँ ये पहले इतने सारे राउटर्स के साथ नेबरशिप बना रहा था। बट एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि अब ऐसा नहीं है कि इनके बीच में लिंक्स कनेक्टेड नहीं है। ऐसा मैंने ये नहीं कहा कि मैंने इनके बीच का लिंक हटा दिया है, इनके बीच की कनेक्टिविटी अभी भी है। बट कनेक्टिविटी हमारा CPU नहीं ले रही थी। जब हमने OSPF चलाया था, OSPF चलाने के बाद जब कंट्रोल प्लेन का यूटिलाइज हो रहा था, कंट्रोल प्लेन यूज़ हो रहा था, नेबरशिप्स एस्टेब्लिश हो रही थी, LS एक्सचेंज हो रहे थे, CPU तब यूज़ हो रहा था। यानी जब डायरेक्ट कनेक्टिविटीज़ की वजह से CPU यूज़ नहीं हो रहा था, जब हमने OSPF चलाई, डेटाबेस बनाई, ये सब चीज़ें बेस्ट रूट्स सेलेक्ट हुए, तब हमारा CPU जो है वो हाई जा रहा था, राइट। उसको हमने सॉल्व करने के लिए जो हमारी नेबरशिप है वो स्मार्ट के साथ कर ली। स्मार्ट के साथ एक ही नेबरशिप करनी थी, अभी अभी सीधा 10% है। जहाँ 4 राउटर के साथ 40% था, वहाँ एक राउटर एक स्मार्ट के साथ हमारा 10% है। ठीक है, और काम अभी भी सिमिलर ही हो रहा है। यानी अगर यानी अगर आर आर वन के 10 वाले सबनेट को 20 से कम्युनिकेट करना है, तो इसका जो नेक्स्ट हॉप है वो 20 ही है। यानी राउटर का जो पैकेट है वो ऐसे होता हुआ यहीं पे जाएगा। यानी ये ऐसे नहीं जाएगा, स्मार्ट से होता हुआ हब एंड स्पोक नहीं है ये कि पहले स्मार्ट पे जाएगा। क्यों स्मार्ट पे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि नेक्स्ट होप उसने चेंज ही नहीं किया। नेक्स्ट होप जो स्मार्ट ने भेजा है वो डायरेक्टली भेज दिया, उसने अपना नेक्स्ट होप लगाया ही नहीं, राइट। इसीलिए जो डेटा पास होगा वो डायरेक्टली ही होगा। यानी R1 डायरेक्टली ही R2 को भेज रहा होगा, क्योंकि उसके बीच में एक लिंक है, उसके बीच में एक फिजिकल लिंक कनेक्टेड है। ठीक है, सिमिलरली अगर R2 को R3 के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो पहले डेटाबेस चेक करेगा कि R3 पे जाने के लिए मेरा नेक्स्ट हॉप क्या है, सॉरी 30.3 पे जाने के लिए मेरा नेक्स्ट हॉप क्या है, R3 के, यानी ये वाला लिंक, राइट। तो वो डायरेक्टली जो पैकेट है वो सीधा यहीं पे भेज देगा। यानी वो भी स्मार्ट के थ्रू नहीं भेजेगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं हुआ है, स्मार्ट ने नेक्स्ट हॉप अपना लगा के नहीं भेजा है। जबकि नॉर्मल राउटिंग टेबल में ऐसा होता है। वो आगे हम नेक्स्ट हॉप की भी डिटेल में बात करेंगे कि नेक्स्ट हॉप किस तरीके से काम कर रहा है, राइट। एंड सिमिलरली इस सिचुएशन में भी है, अगर R3 को R4 से कम्युनिकेट करना है तो ये भी R4 40.40.40.0 से कम्युनिकेट करना है। तो वो सब ये नेटवर्क चेक करेगा कि रीचेबल किससे, R4 से। R4 के कॉरस्पॉन्डिंग इंटरफेस कौन सा है, ये वाला इंटरफेस है। यानी हमें इस लिंक से पैकेट भेजना है। यानी कि ये भी स्मार्ट के थ्रू नहीं भेज रहा। स्मार्ट डिवाइस के पास सिर्फ आपका कंट्रोल प्लेन है, डेटा प्लेन नहीं है। डेटा प्लेन जो अभी हमने पढ़ा वो सिमिलर ही रहेगा, डेटा प्लेन में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, राइट। डेटा प्लेन जैसे यहाँ पे फ्लो कर रहा है, पहले जो इनके फिजिकल लिंक है फ्लो कर रहा है, बट इनकी कनेक्टिविटी किसी किसी तरह स्मार्ट डिवाइस के पास है। और स्मार्ट डिवाइस ने क्या किया है, इनका जो कंट्रोल प्लेन है और जो नेबरशिप है, जो राउटिंग है, ठीक है, वो सारी अपने पास रख ली है। और ये इतना स्मार्ट है कि इसको पूरी पूरी टोपोलॉजी इसको पता है, फुल टोपोलॉजी, इसके बाद फुल टोपोलॉजी इन्फो है कि आपकी पूरी, मान लो ये 4 राउटर है, 40 400 4000, सारे राउटर्स की स्मार्ट के पास पूरी टोपोलॉजी की कैसे चल रहे हैं, स्पोक एंड हब है, डायरेक्टली है, मैश है, सब कुछ इसको इन्फॉर्मेशन है। और ये स्मार्ट डिवाइस अगर इन सबको कंट्रोल कर रहा है, और मान लो अगर इस स्मार्ट डिवाइस का कंट्रोल अगर हमारे पास आ जाए, तो हम तो मतलब बहुत तगड़े नेटवर्क आर्किटेक्ट बन जाएंगे, राइट। और ये हमारे पास इसका स्मार्ट डिवाइस का हमारे जो एक्सेस है यानी कंट्रोल है वो हमारे पास आएगा, जिसको हम मैनेज करेंगे वी मैनेज के थ्रू, राइट। तो ये भी जब हम टर्म्स करेंगे
तो टर्म्स पढ़ेंगे, कंट्रोलर्स पढ़ेंगे, तब हम ये भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये था तो मैंने आपको कंट्रोल प्लेन के बाद ये बताना ज़रूरी समझा कि आपको ये कंट्रोल प्लेन पता होना चाहिए कि हम कैसे कंट्रोल प्लेन को अलग कर सकते हैं, इसलिए पहले मैंने आपको कंट्रोल प्लेन बताया। ओके, तो ये जानना बहुत ज़रूरी था। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट बोर्ड, जो है कंसेप्ट ऑफ नेक्स्ट होप। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ नेक्स्ट होप। ठीक है, नेक्स्ट होप कैसे काम करता है, एक जो हमारा सेकंड ब्लॉक था वो था नेक्स्ट होप का। ठीक है, तो नेक्स्ट होप हम समझते हैं। ठीक है, मान लो ये एक तीन राउटर्स है, R1 R2 एंड R3। ठीक है, इनके बीच में एक सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, मे बी ये इंटरनेट का लिंक, इंटरनेट छोड़ो, मान लो ये MPLS सर्किट है या एक नॉर्मल राउटिंग का सर्किट है, राइट। अब इसके अंदर ये तीन राउटर्स कनेक्टेड है। मान लो इनके पास ये तीन नेटवर्क्स हैं, एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है, राइट। एंड इनके ऊपर चल रहा है क्या, OSPF। OSPF यहाँ पे भी चल रहा है, OSPF यहाँ पे भी चल रहा है, राइट। अब अगर अब जो OSPF है वो मान लो अभी जो लिंक है वो इस तरीके से कनेक्टेड है। मान लो अभी ये वाला लिंक नहीं है, ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है और ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, राइट। यानी इन दोनों के बीच का लिंक नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट लिंक R2 का R1 के साथ है और R3 का R1 के साथ है, राइट। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर R3 को अपना ये रूट यहाँ पे अगर हमने एडवर्टाइज कर दिया, राइट, ये रूट हमने यहाँ पे एडवर्टाइज कर दिया, तो R1 के पास ये रूट कैसे दिखेगा, ये दिखेगा OSPF से मिला है 30.30.30.0/24 पे अगर रीच करना है तो मुझे करना है विया R3, राइट। अब अगर हम ये रूट डायनामिकली किसके पास पहुंचेगा, ये रूट डायनामिकली पहुंचेगा, ये वाला रूट, ठीक है, इसके अंदर, और 10 वाला ये दोनों रूट किसके पास पहुंचेंगे, R2 की तरफ। R2 की डेटाबेस में कैसे दिखेगा, सबसे पहले तो 10 डॉट वाला आएगा, 10.10.10.0/24 पे अगर आपको रीच करना है तो वो करना है विया R1, राइट। एंड अगर आपको 30.30.30.0/24 पे रीच करना है तो वो कहाँ से करना है, विया R1 OSPF, राइट। यानी ये एक्चुअल में ये 30 वाला रूट जो भेजा है वो भेजा किसने है, वो भेजा है R3 ने, राइट। बट R3 ने क्या डायरेक्ट इसको भेजा है, नहीं, पहले ये किसके पास गया, पहले ये गया R1 के पास, ठीक है। देन R1 ने इसको अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल किया और आगे एडवर्टीज किया किसको, R2 को, राइट। अब R2 के पास ये रूट आया, बट R2 के पास जब ये रूट आया तो ये रूट एग्जैक्टली नहीं आया, सेम रूट नहीं आया जिसका नेक्स्ट हॉप क्या था, R3 नहीं, R3 तो इसका नेक्स्ट हॉप है ना, R1 का नेक्स्ट हॉप है, R2 का नेक्स्ट हॉप थोड़ी ना, R2 का नेक्स्ट हॉप क्या है, R2 का नेक्स्ट हॉप जो है वो है R1, राइट। तो जब R1 ने ये रूट एडवर्टीज किया किसको, आगे R2 को, तो उसके पास R2 के पास जो रूट आया है वो इस तरीके से आया, 30.30.30.0/24 पे अगर आपको रीच करना है तो आपको जाना है R1 पे, राइट। तो ये क्या है, ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, किसका, OSPF का नॉर्मल बिहेवियर है, राइट, नेक्स्ट हॉप का, जो कि किस पे चलता है, OSPF पे। ठीक है, यानी अगर ये कोई भी राउटर अगर किसी और राउटर का रूट एडवर्टीज करता है अपने नेक्स्ट राउटर को, तो वो उस पर अपना होप लगा के बेचता है, यानी वो अपने थ्रू उसको रीच करवाएगा, डायरेक्ट R2 R3 के पास नहीं पहुंचेगा, राइट। तो पहले R2 जो है R1 के पास पहुंचेगा, ठीक है, इसलिए ये रूट के अंदर नेक्स्ट हॉप को चेंज कर देता है, अपना नेक्स्ट हॉप लगा देता है, राइट। तो ये है एक नॉर्मल बिहेवियर किसका, एक OSPF प्रोटोकॉल का, राइट। अभी अब आपको मैं एक और बोर्ड चेक करता हूँ, एक बोर्ड चेक करते हैं, ये वाला, राइट। अब हम इसमें चेक करेंगे डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ BGP। BGP के अंदर डिफ़ॉल्ट बिहेवियर कैसे रहता है, राइट। लेट्स सी, मान लो ये तीन AS पाथ है, ठीक है। AS हमें पता है क्या होता है, ठीक है। AS यानी एक
एक ऐसा एरिया मान लो या एक ऐसा हब मान लो जिसके अंदर जो भी सारे राउटर्स हैं वो एक नेटवर्क का पार्ट होते हैं, राइट। और ये एएस नंबर एक डिफरेंट नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। और ये एएस नंबर एक डिफरेंट नेटवर्क का पार्ट है, यानी तीनों जो है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। अब इसके अंदर एक राउटर लगा है जो है R1, ठीक है, जिसके अंदर एक लूप बैक है, मान लो ये लूप बैक है, ये एक लूप बैक है इसके अंदर, ठीक है। 1.1.1.1/32, ठीक है, एक लूप बैक बना रखा है हमने इसके अंदर, ठीक है। अब इस इंटरफेस और इस इंटरफेस के बीच में ई बीजीपी चल रही है। ई बीजीपी क्यों चल रही है यहाँ पे? क्योंकि ये दो एएस पाथ के बीच में की राउटिंग प्रोटोकॉल एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल होती है, तो इसमें यहाँ पे ई बीजीपी चल रही है, राइट। अब इसके अंदर अगर हमने ये रूट एडवर्टाइज कर दिया, ठीक है, ई बीजीपी के अंदर हमने अगर 1.1.1.1/32 को एडवर्टाइज कर दिया, तो ये रूट इसके पास आएगा R2 के पास, राइट। अब क्वेश्चन मेरा ये है, अभी R2 के पास आया, उसके बाद R2 ने इसको एडवर्टीज किया, ठीक है। इन दोनों के बीच में आई बीजीपी चल रही है। आई बीजीपी क्यों चल रही है? क्यों? क्योंकि ये एक सेम एएस पाथ के अंदर है। जब सेम एएस पाथ के अंदर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चलती है तो वो इंटीरियर होती है, तो यहाँ पे इंटीरियर बीजीपी चल रही है, राइट। अब ये रूट R2 से R3 के पास भी जाएगा, ठीक है। अब R3 से ये रूट गया R4 पे, राइट। अब R4 और R3 के बीच में फिर से एक्सटीरियर बीजीपी चल रही है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट एएस पाथ के अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल है। अब क्वेश्चन इज दैट कि R2 को R2 को जब ये रूट मिला, कौन सा, ये वाला, ये लूप बैक वाला, जब R2 को रूट मिला 1.1.1.1/32, ठीक है। अगर ये इसको रूट मिला है तो R2 की टेबल के अंदर, R2 की राउटिंग टेबल के अंदर इसका नेक्स्ट हॉप क्या होगा, ठीक है। सिमिलरली जब R3 को यही सेम रूट मिलेगा विया R2, तो R3 की राउटिंग टेबल के अंदर इसका नेक्स्ट हॉप क्या होगा। और सिमिलरली R4 यानी इस राउटर के अंदर जब R3 सेम रूट को यहाँ एडवर्टीज करेगा, कौन से, 1.1.1.1/32 को, तो R4 की राउटिंग टेबल में ये रूट कैसा दिखेगा। तो ये क्वेश्चन है, तो लेट्स सी इसका आंसर क्या होगा, राइट। आप इसका खुद से आंसर अपने मन में सोचिए वीडियो को पॉज करके, राइट। तो तब तक मैं इसका आंसर आपको देता हूँ। अगर जब भी दो एएस डिफरेंट एएस पाथ के अंदर राउटिंग होगी, ठीक है, कोई भी रूट एक्सचेंज होगा, तो मान लो जैसे ही ये रूट आया किसके पास, ये रूट आया R2 के पास, जब R2 ने, डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, जैसे ही ये रूट R2 के पास आया, ठीक है, R2 ने क्या चेक किया कि ये जो रूट मुझे मिला है, ठीक है, ये 1.1.1.1/32 मुझे मिला है, वो मिला है मुझे AS10 से, जबकि मेरा एएस क्या 20 है, राइट। यानी ये डिफरेंट एएस से मिला है मुझे, ठीक है। अब इसको अगर ये डिफरेंट एएस नंबर से, यानी डिफरेंट एएस नंबर के राउटर से मुझे जब एक ये रूट मिला है, तो मेरा सबसे पहले कंसर्न क्या रहेगा, इसके लिए तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट, इस राउटर से मिला है, तो ये तो अपने डेटाबेस के अंदर जो इसको अपना नेक्स्ट होप रखेगा, इस रूट का जो वीआर रखेगा, यानी किससे नेक्स्ट होप रखेगा, वो सेम रखेगा, कौन सा, 10.10.10.1, यानी इसका होगा 10.10.10.1/30। मान लो यहाँ /30 का नेटवर्क है तो /30, यानी इसके R2 के डेटाबेस के अंदर, राउटिंग टेबल के अंदर इस नेटवर्क का नेक्स्ट हॉप होगा ये आईपी एड्रेस, राइट। अब सिमिलरली क्वेश्चन इससे है R3 से कि R3 की राउटिंग टेबल के अंदर जब ये रूट जाएगा तो उसका नेक्स्ट हॉप क्या होगा। तो अगर आपका आंसर है ये, तो ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि R3 को जब ये रूट मिला तो R3 ने क्या चेक किया कि ये रूट जो आया है वो 1.1.1.1/32, पहला जो इसका एएस है वो है 10, ठीक है, सेकंड इसका एएस है वो है 20, राइट। अब अब अगर अब अगर इसका जब अगर R3
रीचेबल ही नहीं होगा किससे, R1 से। यानी R1 का जो इंटरफेस है, ये आईपी एड्रेस है, अगर ये रीचेबल ही नहीं होगा, ठीक है, तो क्या R3, R3 का वर्थ है इस रूट को अपने राउटिंग टेबल के अंदर रखना? तो R1 R3 जो है वो यहाँ पे किसको रखेगा, नेक्स्ट हॉप क्या रखेगा, वो भी इसको सिमिलर ही रखेगा। यानी R3 के पास भी जब ये रूट जाएगा, हमने पहले वाली टेबल में क्या चेक किया था कि जब R3 R1 को भेज रहा था, तो R1 ने जब R2 को भेजा तो उसने अपना नेक्स्ट हॉप लगा के भेजा, ठीक है। अब इस सिचुएशन में भी क्या हो रहा है, R1 ने जब R2 को भेजा रूट, ठीक है, बट R2 ने जब R3 को एडवर्टाइज किया तो R3 के डेटाबेस के अंदर नेक्स्ट हॉप सेम था, यानी यही वाला नेक्स्ट हॉप था। यानी R2 का नेक्स्ट हॉप नहीं था, यानी 20.20.20.1/30 नहीं था यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये यही यही नॉर्मल बिहेवियर है किसका, बीजीपी का, ई बीजीपी का। अब ई बीजीपी के अंदर क्या होगा, ठीक है, ई बीजीपी के अंदर ये है कि अगर जब तक आपका नेक्स्ट एएस पाथ ही रीचेबल नहीं है, ठीक है, मान लो अगर ये 10.10.10.1/30 यही रीचेबल नहीं है किससे, इस एएस पाथ के अंदर यही रीचेबल नहीं है, तो इस रूट को रखने का कोई फायदा ही नहीं है, राइट। 1.1.1.1/32 को इसको अपने राउटिंग डेटाबेस के अंदर रखने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट होप रहेगा वो डायरेक्टली ये रहेगा, अगर ये रीचेबल है किससे, R3 से, तो ये रूट इंसर्ट हो जाएगा। अगर ये रीचेबल ही नहीं है तो ये रूट इसको इंसर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर ये 10.10.10.1/30 अगर ये रीचेबल है विया R3 से ये डायरेक्टली रीचेबल है, यहाँ से ये एक दूसरे को रीच कर पा रहे हैं, तो ही ये इस रूट को इंसर्ट करेगा। मान लो इसका ये लिंक कट जाता, ठीक है, अब इसने अपने पास रूट रखा हुआ है 1.1.1.1/क्या 32 विया क्या R2 का आईपी एड्रेस क्या है, नेक्स्ट 20.20.20.1/30 मान लो इसने ये रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके पास इस आईपी एड्रेस के कोरस्पॉन्डिंग कोई भी पैकेट आता है तो ये तो भेजता रहेगा इस पे बार बार, ये तो भेजता रहेगा। इसको क्या पता कि ये रूट कट चुका है और ये अनरीचेबल हो गया पाथ, ये एस पाथ अनरीचेबल हो चुका है, राइट। ये तो भेजता रहेगा इसको। तो इसका R3 का R1 से रीच होना, ठीक है, इस आईपी एड्रेस का रीच होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये रीच हो पा रहा है तभी R3 अपने डेटाबेस के अंदर इस रूट को रखेगा, ठीक है, जिसका वो नेक्स्ट हॉप वही रखेगा जो कि है सॉरी जो कि है ये आईपी एड्रेस, राइट। अब बारी आती है R4 की। अब R4 क्या करेगा, अगर R4 के पास अब ये रूट आता है विया R3, तो अब ये क्या करेगा, अब क्या इसका भी आईपी एड्रेस यही होगा सेम? अगर आपका आंसर ये है तो ये गलत है। अब ध्यान से सुनना, अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जब ये सिचुएशन बन रही थी दो एएस पाथ के अंदर की, ठीक है, तो हमारा जो AS20 था उसका सबसे पहले AS10 के साथ रीचेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट था। यानी जब तक AS10 से ही रीचेबल नहीं होगा तो उस रूट को रखने का फायदा नहीं है, ये हमने अभी देखा R3 की सिचुएशन में। सिमिलरली जब ये रूट R4 के पास जाएगा तो कैसे जाएगा, 1.1.1.1/ अगर आपको 32 पे रीच करना है तो वो करना है विया सॉरी ये रूट हमें मिल रहा है विया AS नंबर 10, उसके बाद AS नंबर 20, ठीक है। अब ये मेरे पास आया AS नंबर 30 में, ठीक है। अब सिमिलर ही अगर ये इसको अपने राउटिंग टेबल में इंसर्ट कर ले इस आईपी एड्रेस के साथ, यानी R1 के आईपी एड्रेस के साथ, बट मान लो इन बट मान लो इनके बीच में ही ये रीचेबल नहीं है, ठीक है, यही रीचेबल नहीं है, यानी AS30 और AS20 ये आपस में ही रीचेबल नहीं है, एकदम से इनके बीच में रूट कट गया, ठीक है। तो क्या इस पाथ का कोई मतलब है? यानी जब तक R4 यानी AS30 AS20 से ही रीचेबल नहीं है तब तक इस पाथ को रखने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी इस सिचुएशन में जो सिचुएशन यहाँ बन रही थी, राइट, तो AS20 ने किसका रखा था, AS10 का, राइट। सिमिलरली अब AS30 जो है वो इसको अपना नेक्स्ट होप मानेगा। क्यों? क्योंकि जब तक यही रीचेबल नहीं है, हमारा जो डायरेक्टली कनेक्टेड AS है वही रीचेबल नहीं है, तब तक हम यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी, राइट। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो R4 के अंदर नेक्स्ट होप होगा
किसके कॉरस्पॉन्डिंग 1.1.1.1/32 के कॉरस्पॉन्डिंग वो हमारा रहेगा 30.30.30.1/20 सॉरी /30, यानी ये वाला आईपी एड्रेस, राइट। तो ये क्या है, नॉर्मल बिहेवियर है किसका, बीजीपी का। इसमें हमने कोई रूट मैनिपुलेशन नहीं किया है, नेक्स्ट हॉप मैनिपुलेशन नहीं किया है, ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ही है, राइट। तो नेक्स्ट होप का पता होना, नेक्स्ट होप किस तरीके से काम करता है उसका पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये है नेक्स्ट हॉप का एक बेसिक सा मैंने एग्जांपल बताया कि किस तरीके से ओएसपीएफ के अंदर होता है। ओएसपीएफ सिमिलरली हमने जैसे पढ़ा कि यहाँ से अगर रूट कोई यहाँ पे आया है तो ये सिमिलर नेक्स्ट हॉप R3 लगा के इसको रूट नहीं भेजेगा, ये इसको R1 यानी अपना नेक्स्ट हॉप भेजेगा। बट ई बीजीपी के अंदर केस डिफरेंट था, हमारा नेक्स्ट एएस जो है वो फर्स्ट रीचेबल होना चाहिए, तभी वो रूट इंसर्ट करेगा, राइट। तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमें नेक्स्ट हॉप देखने को मिले, ठीक है। तो ये दोनों के डिफ़ॉल्ट बिहेवियर में डिफरेंस था, राइट, ओएसपीएफ और बीजेपी के। बट हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, राइट। इसका आगे बहुत ही रोल है, बहुत बड़ा रोल है नेक्स्ट हॉप का, टनलिंग का। इसलिए मैंने राउट इसको मैंने 4 इंपॉर्टेंट प्लेन इसमें ब्लॉक्स में डिवाइड किया था, क्योंकि ये 4 ब्लॉक्स अगर आप समझ गए तो उसके बाद आप कोई भी किसी भी एच डी वैन को पढ़ो, चाहे फोर्टीगेट के पढ़ो, चाहे विप्टेला के तो हम पढ़ेंगे ही, फोर्टीगेट का पढ़ो, वर्सा का पढ़ो, हुआवे का पढ़ो, ठीक है, और भी जितने भी सिल्वर पीक वगैरह जिसका भी आप पढ़ोगे, सारे चीज़ यही यूज़ कर रहे हैं, सभी इसी अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अप्रोच समझ गए तो फिर उसके बाद टर्म चेंज हो जाती है, ओएमपी ओएसपीएफ हो जाएगी, कंट्रोल प्लेन सिक्योरिटी वीएक्सलैन से आईपीसेक हो जाएगा। तो ये डिफरेंसेस होते हैं, प्रोटोकॉल्स चेंज हो जाती है, बट मोटा मोटा जो आपका कंसेप्ट रहता है वो यही रहता है। अगर आपने इस अप्रोच को समझ लिया, नेक्स्ट हॉप को समझ लिया, किस तरीके से नेक्स्ट हॉप काम कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से हमारा कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन काम करता है, किस तरीके से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, राइट, और किस तरीके से हम टनलिंग कर सकते हैं। अभी हम टनलिंग नेक्स्ट हम टनल पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे ये एक साथ मिलके जब एक मैनेजमेंट में एक ऑर्केस्ट्रेशंस के अंदर आते हैं तो किस तरीके से काम करते हैं, राइट। तो उसको हम देखेंगे कैसे मिलके सारा सॉल्यूशन बनता है ये, राइट। अगर आपने इन चीज़ों को अच्छे से समझ लिया, राइट, तो आप किसी भी एसडीवैन को बहुत ही आसानी से पढ़ पाएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, टनल एंड सिक्योरिटी। टनल एंड सिक्योरिटी जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है और टनल एंड सिक्योरिटी है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि टनल्स किस तरीके से बनती हैं, ठीक है, किस तरीके से उनको सिक्योर किया जाता है, टनल का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या, राइट। सो मान के चलो ये हमारे 3 राउटर्स हैं, राउटर R1, ठीक है, R2 एंड ये R3, ठीक है। तीनों के पास एक सबनेट है, एक नेटवर्क इनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। और ये जो तीनों राउटर्स हैं ये क्लाउड इंटरनेट क्लाउड से कनेक्टेड है, यानी इस यहाँ पे बहुत सारे राउटर्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से होके ये आपस में कनेक्टेड हैं इंटरनेट के थ्रू। बहुत बढ़िया। अब हुआ क्या, अगर R1 को, राइट, R1 को अगर ये रूट इसके साथ एक्सचेंज करना है, ठीक है, और R2 को ये रूट इसके साथ एक्सचेंज करना है, तो ऑन द इंटरनेट ये इस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, राइट। तो मान के चलो अगर इनको इस तरीके से रूट आपस में एक्सचेंज करने हैं, सबनेट आपस में, अपने नेटवर्क आपस में एक्सचेंज करने हैं, तो ये कैसे करेंगे, राइट। अब आईएसपी ने इनको सेम सेम नेटवर्क का आईपी तो दिया नहीं है। मान लो यहाँ पे आईपी एड्रेस है 11.11.11.1/30, ठीक है। यहाँ पे है 12.12.12.2/30, ठीक है। यहाँ पे मान लो 13.13.13.1/30, ठीक है। अब ये तीनों पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं जो कि राउटर को अपने इंटरनेट की तरफ के जो इंटरफेस हैं उस पर असाइन हुए हुए हैं, राइट। अब अगर इनको आपस में रूट एक्सचेंज करने हैं तो इनको आपस में कोई प्रोटोकॉल चलानी पड़ेगी। कौन सी, राउटिंग प्रोटोकॉल, वो स्टैटिक भी हो सकती है, डायनामिक भी हो सकती है, राइट। बट ये तो सेम सबनेट में है ही नहीं। नेबरशिप कैसे एस्टेब्लिश होती है, जब जब दो राउटर्स सेम सेम सबनेट में होते हैं, दोनों सेम सबनेट में होते हैं, तभी इनके बीच में नेबरशिप एस्टेब्लिश होती है, राइट। हमने यही तो पढ़ा लास्ट टू लास्ट बोर्ड पे, ठीक है। बट इसमें क्या ये दोनों सेम है, नो, दे बोथ आर इन डिफरेंट सबनेट्स, राइट। तो इनके बीच में लिंक एस्टेब्लिश होना तो मुश्किल है, ठीक है। बट ये रीचेबल तो है ना एक्चुअली, यानी
11.11.11.1 रीचेबल है किससे, 12.12.12.2/30 से। यानी इनके बीच में डायरेक्ट लिंक ना हो बट लिंक तो है ना, एक दूसरे के साथ अपने पैकेट्स एक्सचेंज तो कर सकते हैं ना, राइट। अगर इतना भी है तो भी हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या कर सकते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे हमने एक टनल क्रिएट करी। टनल, ये टनल यहाँ से क्रिएट होके यहाँ पे बनी, राइट। अब इस टनल को हमने क्रिएट कैसे किया, मान के चलो मैंने यहाँ पे मैंने एक टनल क्रिएट करी, इंटरफेस टनल 0, ठीक है। इस पे मैंने एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया 192.168.10.1/24, राइट। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी एक टनल इंटरफेस क्रिएट किया, इंटरफेस टनल 0, जिसके कॉरस्पॉन्ड आईपी एड्रेस था 192.168.10.2/24, ठीक है। अब ये दोनों हैं सेम, इसमें सेम सबनेट में मैंने दोनों को आईपी एड्रेस असाइन किया, राइट। अब जैसे ही मैंने इनको आईपी एड्रेस असाइन किया, ठीक है, और मैंने इनके बीच में एक टनल प्रोटोकॉल ऑन कर दी, ठीक है। अब मैंने एक्चुअल में तो ये लिंक डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ रीचेबल हैं, फिजिकली कनेक्टेड हैं, बीच में बहुत सारे राउटर्स हैं, ठीक है। बट जो इनके ऊपर पब्लिक आईपी है वो डिफरेंट सबनेट में था, इसलिए तो हमने यहाँ पे एक टनल प्रोटोकॉल हमने यहाँ पे चलाई, ठीक है। टनल प्रोटोकॉल के अंदर हमने इनको एक वर्चुअल आईपी एड्रेसेस दिए, ठीक है, जो कि सेम सबनेट में थे, ठीक है। अब जैसे ही इनको ये सेम सबनेट के अंदर आईपी मिला, तो इन्होंने वर्चुअलाइज किया कि एक्चुअल में हम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये अगर आप नीचे देखोगे इनका, फिजिकली ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, बीच में बहुत सारे राउटर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे राउटर से होता हुआ जा रहा है, बट रीचेबल हैं, फिजिकली रीचेबल हैं, ये एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं, राइट, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, क्योंकि बीच में बहुत सारे यहाँ पे राउटर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे बीच में बहुत सारे राउटर्स हैं, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। बट हमने एक टनल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग इनको दोनों तरफ एक वर्चुअल आईपी दिया, ठीक है, एक झांसा दिया इसको कि आप तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो। अब अगर ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, अगर आपने इनके बीच में टनल एस्टेब्लिश हो गई, तो टनल एस्टेब्लिश होने के बाद अगर आप यहाँ से इसको पिंग करोगे 192.168.10.1 से, अगर आप पिंग करोगे 192.168.10.2 को, तो आपको इसका रिप्लाई भी मिलेगा। यानी हमने इन दोनों राउटर्स को झांसा दिया कि आप तो जी एक ही डायरेक्टली कनेक्टेड हो इस टनल, इन आईपी एड्रेसेस के थ्रू। अगर आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो मैं आपके ऊपर ओएसपीएफ चला सकता हूँ आराम से। यहाँ आपने ओएसपीएफ चला दी, ओएसपीएफ में यहाँ पे अपने लिंक को अपने एडवर्ट सॉरी इस पे इस लिंक पे ओएसपीएफ अनेबल कर दी, ये जो सबनेट से ओएसपीएफ के अंदर एडवर्टाइज कर दिए, ठीक है। अब ये रूट्स एक दूसरे को एक्सचेंज हो गए। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये वजह से हुआ टनल की वजह से। यानी टनल एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो कि डायरेक्टली लिंक को भी, जो डायरेक्टली लिंक नहीं भी हैं उनको भी ऐसा वर्चुअलाइज करा देती है कि आप तो जी डायरेक्टली कनेक्टेड हो, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो आप आपस में कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चलाओ, ओएसपीएफ चलाओ, रिप चलाओ, स्टैटिक चलाओ, जैसा भी आपको चलाना, राइट। तो इससे हुआ क्या, इससे इंटरनेट के थ्रू भी आपस में रूट एक्सचेंज हो गए, ठीक है, और इनको लगा कि हम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो जो हमारा फिजिकल, ये जो हमारा फिजिकल वाला था, ठीक है, ये वाइट लिंक जो है और ये क्लाउड जो है और ये वाइट लिंक है, इसको जो हम कहते हैं अंडरले, ठीक है। अब जो हमने इसको वर्चुअलाइज कराया, ठीक है, जिसको हमने टनल बोला, इस टनल को कहते हैं ओवरले, राइट। अब बट ओवरले, जो हमारी ओवरले टनल है वो किस बेस पे है, वो किसके ऊपर एस्टेब्लिश हुई है, हुई तो इस अंडरले के ऊपर ही है ना। मान लो ये अगर हमारी अंडरले है, अगर इसके ऊपर ये डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ आपको, अगर इसके ऊपर ये वर्चुअलाइज टनल चल रही है जिसको हमने कहा है ओवरले, तो अगर इन सिचुएशन अगर ये अंडरले बंद हो जाती है, यानी ये लिंक कट जाता है, ये आपस में रीचेबल नहीं रहते, तो ये ओवरले तो अपने आप खत्म हो जाएगी,
इतना बात तो आपको समझ आ ही गया होगा, राइट। इतना तो क्लियर हो गई। अगर ये हमारी अंडरले बंद होगी तो ओवरले ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। बस अंडरले का इतना काम है कि ये आपस में रीचेबल होने चाहिए, राइट। 11.11.11.1 रीचेबल होना चाहिए 12.12.12.2 से, राइट। अगर ये रीचेबल है तो आपकी ऊपर की जो टनल है ये एस्टेब्लिश रहेगी, राइट। अगर जैसे ही आपका अंडरले गया वैसे ही आपकी जो ओवरले है वो ऑटोमेटिकली ही डिस्टिंग्विश हट जाएगी, एकदम गायब हो जाएगी, राइट। तो ये जो दो वर्ड्स आपने पढ़े हैं, ओवरले, अंडरले, ये आपके एच डी मैन कोर्स के एंड तक रहेंगे, ठीक है। इसको दिमाग में एकदम अच्छे से बिठा बिठा लेना है कि मैं बार बार इन वर्ड्स का यूज़ करूंगा, ओवरले, अंडरले, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ओवरले से हमारा क्या मतलब है, जो हमने वर्चुअलाइज कराया टनल, ठीक है, वो है हमारी ओवरले। और अंडरले क्या है, अंडरले है जो जिसके ऊपर, जिस बेस के ऊपर हमने उस ओवरले को बनाया है, वो हमारी अंडरले है। अगर अंडरले रीचेबल नहीं है, ठीक है, यानी अगर अंडरले रीचेबल नहीं है आपस में, तो ओवरले तो कभी बन ही नहीं सकती, राइट। तो यानी ओवरले डिपेंडेंट है किस पे, अंडरले पे। अंडरले का रीचेबल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर R1 को इसके साथ भी अगर OSPF चलाना है तो वो भी सेम सिमिलर ही होगा। यहाँ पर भी एक टनल क्रिएट होगी, ठीक है, एक वर्चुअलाइज टनल क्रिएट होगी, राइट। और यहाँ पे भी इंटरफेस टनल 1, इसको हम IP एड्रेस दे देंगे 172.16.16.1/24। और यहाँ पर भी हम दे देंगे 172.16.16.1 सॉरी 2/24, ठीक है। अब इनके बीच में भी यहाँ पे है मान लो इंटरफेस टनल 0, ठीक है। अब इसको भी हमने सेम IP दे दी, सेम सबनेट में IP दे दिया। अब ये दोनों आपस में कनेक्ट ही हो गए डायरेक्टली। है ये अंडरले के थ्रू डिफरेंट सबनेट में कनेक्टेड, जो कि ISP ने इनको दिया हुआ है 11.1 और 13.1, राइट। बट हमने इसके ऊपर टनल प्रोटोकॉल से वर्चुअलाइज करा दिया कि एक्चुअल में आप तो जी डायरेक्टली कनेक्टेड हो, झांसा दे दिया हमने राउटर्स को। तो इस प्रोटोकॉल को, राइट, इस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं GRE प्रोटोकॉल। और बट इसके अंदर एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, जब भी आप इसके अंदर कोई भी पैकेट भेज लो, मान लो 10.10.10.0/24, इसके ऊपर कोई पैकेट भेज रहा है, राइट। बट ये पैकेट जो जाता है, कैसे जाता है, ये पैकेट आपका जाता है एकदम प्लेन टेक्स्ट में। यानी अगर यहाँ पे कोई भी स्मार्ट बंदा है, वो इसको बहुत आसानी से कैप्चर कर लेगा वायर शार्क के थ्रू, और इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको बहुत आसानी से पढ़ लेगा, राइट। तो इसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है, इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी एक डिफरेंट, एक न्यू प्रोटोकॉल आई सेम टनल के लिए, IPsec। IPsec क्या करता है, IPsec क्या करेगा, जो ये पैकेट जाएगा इसके अंदर जितना भी कंटेंट है उसको एनक्रिप्ट कर देगा, ठीक है, जिससे इसको कोई भी पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। साथ ही में ये इसके अंदर एक एल्गोरिदम, एक हैशिंग, जिसे हम कहते हैं SHA-256, ये एक टाइप की हैशिंग है। एक हैशिंग इसके अंदर रन करेगा, जिससे अगर पैकेट में कोई मान लो कोई पैकेट पढ़ नहीं पा रहा, बट अ, उसको चेंज तो कर सकता है ना, उसके अंदर कुछ वैल्यूज तो चेंज कर सकता है ना। अगर उसने उसके अंदर कुछ भी वैल्यू चेंज हुई तो डेस्टिनेशन को ये आसानी से पता चल जाएगा, हैशिंग की वैल्यू में भी चेंज आ जाएगा कि इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, ये रास्ते के अंदर, यानी पाथ के अंदर कुछ पैकेट के अंदर मैनिपुलेशन हुई है, तो इस पैकेट को यहाँ पे ही ड्रॉप कर दिया जाएगा, राइट। यानी IPsec के अंदर ये सारी चीज़ें इनबिल्ड आई हैं। तो अगर मैं आपको पैकेट दिखाऊं कि ये पैकेट दिखता कैसे है, राइट, तो लेट्स सी द पैकेट। मान लो अगर 10.10.10.1/24, इसको अगर बात करनी है, ये मेरा एक होस्ट है, ठीक है, इसको कम्युनिकेट करना है इस होस्ट से जो यहाँ पे कनेक्टेड है, जो कि है 20.20.20.1/24, राइट। अब जब हमने इसके बीच में टनल बनाई थी, मान लो अभी GRE टनल ही है, अभी हम IPsec की बात नहीं कर रहे, हम आगे जाके IPsec कोड सिक्योरिटी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी GRE आपका कनेक्टेड है, राइट। अब GRE के ऊपर जब आपने टनल एस्टेब्लिश कर ली, तो ये वाला जो लिंक, ये वाला रूट था, ठीक है, ये वाला रूट किसके पास आ गया, R1 के पास आ गया। R1 के पास कैसे दिख रहा है ये, R1 के पास ये ऐसे दिखेगा
कि ये जो रूट है हमने OSPF चलाई थी, OSPF से मिला है 20.20.20.0/24 पे अगर आपको रीच करना है तो आपको रीच करना है किससे, विया टनल ज़ीरो। टनल ज़ीरो से यहाँ पे क्या मतलब है, टनल ज़ीरो से मतलब है ये वाला, ये इंटरफेस, ठीक है, और ये आईपी एड्रेस जो कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, राइट, ठीक है। तो इसको पता है इसके राउटिंग टेबल के अंदर ये रूट इंसर्ट है, ठीक है। अब अगर इस होस्ट को बात करनी है जिसका मैक एड्रेस है 0A, राइट, तो ये पैकेट पैकेट बना, पैकेट के अंदर डेटा आया, राइट। अब इसके अंदर जो सोर्स आईपी है वो क्या होगा, वो तो जी होगा 10.1, राइट। डेस्टिनेशन आईपी कहाँ जाना है इसको, 20.1 पे डेस्टिनेशन आईपी आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर एक और पैकेट ऐड होगा, इसका GRE का, ठीक है। GRE का पैकेट ऐड होगा ताकि पता चल सके कि एक्चुअल में ये किस टाइप का पैकेट है, राइट। GRE हेडर लगेगा इसके अंदर, ठीक है। GRE हेडर के बाद फिर से इसके अंदर क्या लगेगा, सोर्स आईपी, ठीक है। ये तो पैकेट था ही अंदर जिसके अंदर सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी था, इसके अंदर एक सोर्स आईपी अब और लगेगा, क्यों, क्योंकि जाना तो इसको अंडरले के थ्रू ही है ना, पैकेट तो अंडरले के थ्रू ही जाएगा ना। मान लो वर्चुअल हमने वर्चुअलाइज कर रखा है, उसके ऊपर एक टनल बना रखी है, बट एक्चुअल में पैकेट तो इस वायर के थ्रू होते ही जाएगा ना, और ये वायर है क्या, इंटरनेट पे जाएगा, फिर इसके बाद इस राउटर तक पहुंचेगा। जा तो ये अंडरले से ही रहा है ना, फिजिकली तो अंडरले से ही जा रहा है ना। वर्चुअलाइज हमने करा रखा है, टनल है, ठीक है, ठीक है, टनल के थ्रू जा रहा है, बट एक्चुअल में जा तो उस फिजिकल इंटरफेस पे ही रहा है ना, फिजिकल लिंक पे ही जा रहा है ना। तो अगर ये आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस अगर 20.20.1 होगा, तो इंटरनेट पे तो 20.20.20.1 को कोई जानता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 20 वाली रेंज जो है, ये वाला जो सबनेट है, मान लो ये प्राइवेट सबनेट है, ठीक है। ये एक प्राइवेट आईपी है, ठीक है, मान लो ये मैंने पब्लिक आईपी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, बट मान लो ये प्राइवेट आईपी है, ठीक है, ये मान लो ये प्राइवेट आईपी है। अगर ये प्राइवेट आईपी है, ठीक है, तो क्या प्राइवेट आईपी इंटरनेट पर रीच कर सकता है, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उस इंटरनेट पे तो प्राइवेट आईपी रीच कर ही नहीं सकते, उसके लिए पब्लिक आईपी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमें पब्लिक आईपी क्या मिला होगा, 11.11.11.1/30। तो यहाँ पे जो सोर्स आईपी होगा वो होगा 11.1 वाला, ये वाला आईपी एड्रेस जो कि हमें आईएसपी से मिला हुआ है, ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी होगा कौन सा, 12.12.12.2/30, यानी 12.2। अब बट राउटिंग टेबल के अंदर तो ये था, अब राउटिंग टेबल जब चेक हुई, ठीक है, राउट जब ये रूट इस राउट सॉरी ये जब ये जो होस्ट था, इसने तो जस्ट नॉर्मल पैकेट भेजा, ठीक है। इस होस्ट ने सिर्फ इतना ही पैकेट भेजा अपना मैक एड्रेस वगैरह लगा के, ये जो सारी चीज़ें हो रही थी ये राउटर के अंदर हो रही थी, राइट। जब राउटर के पास ये पैकेट इतना पैकेट पहुंचा था तो उसने चेक किया कि 10 20 टू 20 टू 20 इस पे जाना है, इस सबनेट पे जाना है, तो वो आपको टनल ज़ीरो से रीच करना है, राइट। टनल टनल ज़ीरो के कॉरस्पॉन्डिंग आईपी क्या है, 192.168 हमने यहाँ पे क्या किया था, 10.1, राइट। 10.1 ये मेरा आईपी है, ठीक है। और मेरा नेक्स्ट हो गया 192.168.10.2, ये मेरा यहाँ पे जो मैंने कॉन्फ़िगर किया था ये वाला, ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट हॉप है। बट इस बट ये एक्चुअल में तो एक प्राइवेट आईपी है, राइट। अब इंटरनेट के थ्रू हम इस पर रीच नहीं कर सकते, तो इसको इस जीआरई प्रोटोकॉल को, या जीआरई प्रोटोकॉल को पता है कि इस आईपी, इस नेक्स्ट हॉप के जो कॉरस्पॉन्डिंग पब्लिक आईपी है वो एक्चुअल में है क्या। मान लो उसको जानने का एक तरीका होता है, वो हम जब डिस्कस करेंगे, राइट, जब हम आईपी सेक पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसको पता कैसे लगता है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस आईपी के कॉरस्पॉन्डिंग पब्लिक आईपी एक्चुअल में है क्या, ठीक है। मान लो इसको अभी इस सिचुएशन में पता लग गया कि 12.12.12.2/30 जो है वो पब्लिक आईपी है इस एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग, राइट। तो इसने क्या किया, यहाँ पे 192.168.10.2 ना लगा के इसका पब्लिक आईपी लगा दिया, राइट। क्यों, क्योंकि भेजना तो एक्चुअल में इंटरनेट पे ही है ना, तभी तो कम्युनिकेट कर पाएगा पैकेट, और इसने इसको यहाँ से भेज दिया। अब ये निकल के सीधा पहुँचा, एक्चुअल में जहाँ इस टनल के थ्रू ही रहा है, बट पैकेट एक्चुअली ट्रैवल लिंक पे कर रहा है, और ये यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। इसने जैसे ही पैकेट पहुंचा, पैकेट ने पहले सबसे पहले क्या चेक किया, डेस्टिनेशन आईपी,
ठीक है, मान लो पैकेट यहाँ पे बहुत सारे राउटर से होता हुआ यहाँ तक पहुंचा, डेस्टिनेशन आईपी चेक किया 12.2, ठीक है जी हमारा ही है, लेयर 3 पे ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, लेयर 3 पे पैकेट एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद इसने देखा अच्छा ये तो जीआरई है, अब जीआरई के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा एड्रेस ये है, ठीक है। अब इसने चेक किया कि ये तो जीआरई है, अब जीआरई के अंदर इसने जब चेक किया तो डेस्टिनेशन आईपी मिला है 20.1। अब इसने 20.1 चेक किया कि मेरे राउटिंग में कोई 20 डॉट है, तो इसने चेक किया कि बिल्कुल है 20.20.20.0/24 का सबनेट है। तो ये जैसे ही राउटर पैकेट इसके पास आए तो इसने इस होस्ट को यहाँ पे भेज दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी प्रोसेस होगा ये वाला, ये प्रोसेस यहाँ पे भी होगा और सेम इसको रिप्लाई जाएगा। यानी जो हमारी टनलिंग है, राइट, टनलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें अंडरले और ओवरले पता है कि टनल के अंदर अंडरले क्या है, अंडरले माने अंडरले माने अगर दो राउटर्स हैं और इनके बीच में बहुत सारे राउटर्स कनेक्टेड है, क्लाउड है इंटरनेट का। हमें पता है इंटरनेट कैसे बना है, इंटरनेट बनना है बहुत सारे नेटवर्क को जब एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया, आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया गया, तो उससे इंटरनेट बना। ठीक है, अब अगर ये हमारे फिजिकली लिंक, ठीक है, ये हमारे फिजिकल लिंक है, तो ये हमारा है अंडरले, ठीक है। और इसके ऊपर जब हमने वर्चुअलाइज कर दिया इसको, एक टनल को वर्चुअलाइज कर दिया, डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आपने इसके ऊपर एक लिंक को, एक टनल को, ठीक है, आपने वर्चुअलाइज करा दिया, तो ये आपका क्या है, ये आपका है ओवरले, ठीक है। अब जो भी पैकेट आएगा, ठीक है, अब अगर ये प्राइवेट नेटवर्क होता, ये इंटरनेट होके प्राइवेट नेटवर्क होता, तो जो यहाँ पे इंटरफेस था, आईपी एड्रेस था, वही सेम आईपी एड्रेस लग के जाता, राइट। बट इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है, इसमें इंटरनेट है तो यहाँ पे नेटिंग वगैरह चल रही होगी, या नेटिंग नहीं भी होगी तो अगर स्टैटिक स्टैटिक हमें यहाँ पे आईपी मिला होगा, तो जो भी पब्लिक आईपी होगा वो हमारा पैकेट, जो भी हमने यहाँ पे पैकेट डिस्कस किया, तो एक आईपी हेडर तो अंदर लगा होगा, राइट, जो कि इस होस्ट ने भेजा है, राइट, ठीक है। उसके बाद जीआरई का एक टनल, अगर जीआरई नहीं है आईपी सेक का, तो यहाँ पे आईपी सेक का होगा, ठीक है। उसके बाद हमारी जो पब्लिक आईपी है, सामने वाले राउटर का जो पब्लिक आईपी है जो उसके इंटरफेस पे है, ठीक है, वो यहाँ पे डेस्टिनेशन पे लगेगा, और अपना जो पब्लिक आईपी है वो सोर्स पे लगेगा। बट ये हम डिस्कस करेंगे जब हम आईपी सेक डिस्कस करेंगे कि इस राउटर को, यानी आर वन को कैसे पता चला। चलो इसको ये तो पता है कि 192.168 वहाँ पे एड्रेस क्या था, 10.2, राइट, 10.2। ये तो उसको पता था क्योंकि ये आपस में इसी के थ्रू बात कर रहे थे, हमने टनल खुद से एस्टेब्लिश करी थी। कि इसको ये कैसे पता चला आर वन को कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा 12.12.2/30 ये पब्लिक एड्रेस है, ठीक है। ये इसको कैसे पता चला आर वन को, ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम आईपी सेक पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको इतना डिस्कस करना है कि टनल्स इसी तरह से काम करती हैं। एक अंडरले के ऊपर जो भी अंडरले हमारा चल रहा है, एमपीएलएस है, इंटरनेट है, या एलटीई है, ठीक है, उसके ऊपर जब हम कोई टनल बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम एक वर्चुअल आईपी एड्रेसेस होते हैं, किस तरीके से उसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए हम आईपी सेक यूज़ करते हैं। आईपी सेक क्या करता है, इस पैकेट को, इस पूरे पैकेट को इनक्रिप्ट करके बेचता है, यानी इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो पढ़ी नहीं जा सकती है, एनक्रिप्टेड रहता है, और इसमें हैशिंग एल्गोरिदम्स भी लगे होते हैं, राइट। इसको कोई भी इसमें कुछ भी इंटरप्ट भी नहीं कर सकता, इस पैकेट को कोई छेड़ भी नहीं सकता। तो नेक्स्ट यहाँ पे R2 पे पता लग जाएगा और वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा टनल एंड सिक्योरिटी। ये भी, इसको भी ध्यान रखना है, ये भी आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि सारी SD-WAN के अंदर सब टनल्स ही बनती हैं, ठीक है, और उस पर सिक्योरिटी किस तरीके से काम कर रही होती है। अभी मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर बताया कि टनल किस तरीके से काम करती है, उस पर किस तरीके से पैकेट जनरेट होता है, जीआरई आईपी सेक के अंदर किस तरह से इनक्रिप्ट होता है, किस तरह से एक दूसरे को आईपी एड्रेसेस का पता लगता है, राइट। तो ये था आपका टनल एंड सिक्योरिटी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जो है ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इन तीनों पीसीस को, यानी हमने पढ़ा कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, टनलिंग, सिक्योरिटी एंड नेक्स्ट जॉब, राइट। अगर हम इन तीनों को ही आपस में कंबाइन करते हैं तो इसका क्या सोल्यूशन बन के आता है, SD-WAN किस तरीके से दिखता है, एंड फिर हम ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट को अच्छे से उसका वैल्यू को हम जान पाएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो पहले हम इन तीनों पीसीस को आपस में कंबाइन करते हैं और देखते हैं कि क्या सोल्यूशन बन के निकलता है, राइट। तो मान लो कि ये मेरी एक एंटरप्राइज थी, ठीक है,
cisco.com ही जो थी, ठीक है। अगर अगर हमें इसको हमने एक स्मार्ट डिवाइस का कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन के अंदर डिस्कशन किया था। अगर एक स्मार्ट डिवाइस पूरा कंट्रोल प्लेन अपने आप में हैंडल कर लेता है तो ये किस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन पे हमने पढ़ा था कि कंट्रोल प्लेन किस तरीके से, अगर स्मार्ट डिवाइस कंट्रोल प्लेन अगर अपने पास ले लेता है, ठीक है, तो किस तरीके से टोपोलॉजी दिखती है, राइट। तो मान लो मैंने आपको डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ कि मान लो ये स्मार्ट डिवाइस क्लाउड में रीचेबल था, ठीक है। एंड ये हमारी जो एजेस हैं, एज ये वाली एज एंड ये वाली एज डिवाइस, ठीक है, ये भी जब ऑन बोर्ड हुए, ठीक है, ये जब डेटा सेंटर में ये ब्रांचेस में ऑन बोर्ड हुए, ठीक है, तो ये सारे आपस में रीचेबल हैं। अभी मैं मान के चलूँ ये सारे आपस में इंटरनेट के थ्रू रीचेबल हैं, राइट। अब जैसे ही ये ब्रांचेस अप आई, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अपने अपने स्मार्ट डिवाइस के साथ टनल्स बनाई। हमने टनलिंग पढ़ी थी ना, राइट। टनल्स बनाई किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, राइट। ये ये भी इंटरनेट के थ्रू ही जा रही है, मैं ये साइड में लिख रहा हूँ, साइड से बना रहा हूँ, थोड़ा क्लियर आपको दिखेगा ताकि, ठीक है। मान लो कि ये इन्होंने टनल्स बनाई, किसकी, नेबरशिप की। हमने पढ़ा था स्मार्ट डिवाइस नेबरशिप अपने पास हैंडल कर रहा है, यानी हर कोई राउटर आपस में नेबरशिप नहीं बनाएगा, यानी कंट्रोल प्लेन जो सारा है वो सारा किसके पास चला गया, स्मार्ट डिवाइस के पास, ठीक है। ये सारी जो है आपस में नेबर्स बन गए, आपस में सारे नहीं बने, सॉरी। जो ये सारी ब्रांचेस हैं ये किससे नेबर बन गई, स्मार्ट डिवाइस से, इनके बीच में नेबरशिप एस्टेब्लिश होगी, राइट। यहाँ पे हमारा डीसी डेटा सेंटर जो था उसकी भी नेबरशिप एस्टेब्लिश होगी स्मार्ट के साथ, ठीक है। हमारी ब्रांच वन की भी नेबरशिप एस्टेब्लिश होगी किसके साथ, स्मार्ट डिवाइस के साथ, ठीक है। और हमारा किसके साथ, ब्रांच टू का भी जो नेबरशिप है वो एस्टेब्लिश होगी हमारी स्मार्ट के साथ, ठीक है। अब इंटरनेट पे हमने कहा था कि सबको डिफरेंट डिफरेंट आईपी मिलता है। मान लो इसको भी डिफरेंट सबनेट का आईपी मिला था, ठीक है। इसको भी डिफरेंट सबनेट का आईपी मिला था, मान लो इसको 14.1 मिला, इसको 15.1 मिला, इसको 16.1 मिला, इसका 17.1 था। हमने ये टनलिंग वाले में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट अगर आईपी एड्रेसेस होते हैं तो ये डायरेक्टली कनेक्ट कैसे होती हैं। हमने पढ़ा था कि टनल के थ्रू होती हैं, राइट। टनल्स के थ्रू इन्होंने आपस में क्या किया, अपनी नेबरशिप कंट्रोल प्लेन को इसके साथ स्मार्ट डिवाइस के साथ एस्टेब्लिश किया। यानी अगर ये रूट अब इसको एडवर्टाइज करना है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली किसके पास जाएगा, स्मार्ट डिवाइस के पास जाएगा। इसको अगर ये एडवर्टाइज करना है तो ये किसके पास जाएगा, स्मार्ट डिवाइस के पास जाएगा ये रूट अगर एडवर्टाइज करना है तो ये किसके पास जाएगा, स्मार्ट डिवाइस के पास जाएगा। अब स्मार्ट डिवाइस के पास कितने रूट्स आए हैं, मान लो रूट आया है क्या, कि अगर आपको 30.30.30.0/24 पे जाना है तो जाना है विया डीसी डेटा सेंटर, राइट। अगर आपको 10.10.10.0/24 पे रीच करना है तो कहाँ से करना है, विया ब्रांच वन, राइट। और अगर आपको 20.20.20.0/24 पे रीच करना है तो किससे करना है, विया ब्रांच टू, राइट, विया ब्रांच टू। ये तीन रूट ये तीन रूट्स किसके पास आए हैं, स्मार्ट डिवाइस के पास, ठीक है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से इन तीनों ने एडवर्टाइज किए। अब ये स्मार्ट डिवाइस का काम है, ठीक है, ये स्मार्ट डिवाइस क्यों है, ठीक है। अब ये रूट कहाँ करेगा, ये रूट रिफ्लेक्ट करेगा इन तीनों पे। यानी कि आज डेटा सेंटर के पास 30 वाला रूट तो है, तो ये इसको ही सेम रूट नहीं भेजेगा, राइट। ये इसको कौन सा रूट भेजेगा, ये इसको मान लो अगर भेज भी दिया तो भी वो डिनाई हो जाता है। मान लो इसको भेजा 10.10.10.0/24 पे अगर आपको रीच करना है तो करना है विया PR1 ब्रांच वन, ठीक है। सिमिलरली 20.20.20.0/24 अगर आपको यहाँ पे रीच करना है तो आपको किससे करना है, विया PR ब्रांच टू, ठीक है। सिमिलर ही अब ये स्मार्ट डिवाइस जो है वो ब्रांच वन को भी रूट शेयर करेगा, ठीक है। किसके, लेट्स सी 30.30.30.0/24 पे अगर आपको रीच करना है तो करना है विया DC डेटा सेंटर, ठीक है।
ये रूट आ गया। एंड ये वाला भी आएगा 20.20.20.0/24। अगर आपको यहाँ रीच करना है तो वो किसके थ्रू करना है, BR2 की ब्रांच 2 पे, ब्रांच 2 से रीच करना है, ठीक है। सिमिलरली ये स्मार्ट डिवाइस ब्रांच 2 को भी रूट्स देगा कि अगर 30.30.30.0/24 को रीच करना है तो वो कर कैसे करना है, VR DC। और अगर आपको 10.10.10.0/24 इसको रीच करना है तो वो किससे करना है, ब्रांच 1। ये रूट्स इन सारे ब्रांचेस को एडवर्टीज हो गए, जबकि इनकी आपस में कोई नेबरशिप भी नहीं थी। क्या ब्रांच 1 की राउटिंग राउटिंग नेबरशिप है किसके साथ, डेटा सेंटर के पास, डेटा सेंटर के साथ नहीं, बट फिर भी इसके पास डेटा सेंटर का रूट आ गया, ठीक है। सिमिलरली डेटा सेंटर की भी कोई डायरेक्ट नेबरशिप नहीं है किसके साथ, ब्रांच 1 के साथ, पर इसके पास ब्रांच 1 का रूट आ गया, ठीक है। सिमिलरली ब्रांच 2 की भी कोई भी नेबरशिप नहीं है किसके साथ, डेटा सेंटर के पास, बस इसके पास भी रूट है। तो ये रूट एक्चुअल में कर कौन रहा है, रूट रिफ्लेक्ट कर कौन रहा है, ये कर रहा है हमारा स्मार्ट डिवाइस, जो कि हमने पढ़ा था किसके अंदर, कंट्रोल प्लेन के अंदर, कि जो हमारा स्मार्ट डिवाइस है वो एक्चुअल में सारा कंट्रोल प्लेन अपने कंट्रोल में ले लेता है, ठीक है। और यही सारी एडवर्टीजमेंट्स करता है रूट्स की, ठीक है। सबसे पहले सबसे रूट्स मंगाता है, सारे जो है राउटर्स, सारी ब्रांचेस जो हैं वो रूट सबसे पहले अपने जो भी हमने एडवर्टाइज करने हैं वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, राइट। सारे रूट्स जो हैं वो पहले स्मार्ट डिवाइस के पास जाते हैं। और स्मार्ट डिवाइस ऐसा नहीं है कि हमने ये भी पढ़ा था जब हमने नेक्स्ट हॉप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये तो हो गया कंट्रोल प्लेन का। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे कि जो रूट्स आ रहे हैं उनका नेक्स्ट होप चेंज नहीं हो रहा है। अगर जैसे ही रूट आ रहा है सिमिलर ही, अगर 30.30.30.0/24 पे पहुंचना है तो VR DC, तो ये रूट अगर इसके पास आया तो इसका नेक्स्ट हॉप सेम रहा, नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं हुआ। हमने नेक्स्ट हॉप के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करी थी, नॉर्मल OSPF के अंदर कैसे नेक्स्ट हॉप रहता है, BGP के अंदर कैसे नेक्स्ट हॉप रहता है, राइट। इसने एज इट इज सेम रूट ही एडवर्टाइज किया है ब्रांच 1 को, ब्रांच 2 को DC का। और सिमिलरली 10.10.10.0/24 भी जो कि रीचेबल था किससे, BR1, इसने स्मार्ट डिवाइस ने ये रूट भी सबको सिमिलर नेक्स्ट होप के साथ ही एडवर्टीज किया है, राइट। यहाँ पे भी BR1, यानी स्मार्ट डिवाइस ने अपना नेक्स्ट हॉप नहीं लगाया, क्योंकि वो अपने यहाँ पे रूट, अपने यहाँ पे डेटा को बुलाना, पैकेट को बुलाना ही नहीं चाहता। क्यों, क्योंकि ये तो कंट्रोल प्लेन, इसने तो बस कंट्रोल प्लेन अपने अकॉर्डिंग किया, डेटा प्लेन अब कैसे काम करेगा, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या कवर हुआ, सबसे पहले कंट्रोल प्लेन जो हमने पढ़ा था, ठीक है। जितनी भी नेबरशिप्स बन रही हैं, हमने कंट्रोल प्लेन के अंदर क्या पढ़ा था कि नेबरशिप्स, डेटाबेस, ठीक है, एजेंसीज, ठीक है, अब रूट अपडेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल प्लेन का पार्ट है, ठीक है। और कंट्रोल प्लेन यहाँ पे कौन हैंडल कर रहा है, स्मार्ट डिवाइस। कंट्रोल प्लेन का आपका यहाँ पे जो ब्लॉक था वो ऐड हुआ, ठीक है, पहला पीस ऐड हुआ। सेकंड पीस हमारा था नेक्स्ट हॉप का। नेक्स्ट हॉप का जो हमने पढ़ा था पूरा कि नेक्स्ट हॉप किस तरीके से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हॉप भी हमने यहाँ देखा कि जो भी स्मार्ट डिवाइस के पास रूट्स आए, स्मार्ट डिवाइस ने उसका नेक्स्ट हॉप में कुछ मैनिपुलेट नहीं किया, जैसे रूट्स मिले सेम वैसे ही आगे सारी ब्रांचेस पे रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। रूट्स में कोई, नेक्स्ट हॉप में कुछ भी चेंज नहीं किया। क्यों चेंज नहीं किया, अब यहाँ आएगा टनल, और हमारी टनल्स भी इसमें कवर हुई कि इन्होंने आपस में एस्टेब्लिश करा कैसे, स्मार्ट डिवाइस इंटरनेट के थ्रू है, ठीक है। अब ये इन दोनों ने आपस में नेबरशिप बनाई कैसे, उसको डिफरेंट सबनेट में IP मिला हुआ है, वी स्मार्ट को यहाँ पे मिला हुआ है 17.1, और मेरी ब्रांच को मिला हुआ है 14.1। इन दोनों के बीच में जो राउटिंग चल रही है, जो नेबरशिप चल रही है, वो बनी कैसे, बनने के लिए तो सेम सेम सबनेट में दोनों IP एड्रेसेस का सेम लिंक में होना जरूरी है, डायरेक्टली कनेक्टेड होना जरूरी है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे क्या पार्ट हुआ, टनल वाला। हमने टनलिंग में क्या पढ़ा था, टनलिंग वाले ब्लॉक में, कि टनल अगर डिफरेंट IP एड्रेसेस में है बट हम इनको आपस में वर्चुअलाइज करा सकते हैं कि जी आप तो जी सेम सबनेट में कनेक्टेड हो, एक वर्चुअल एक टनल IP एड्रेस देके, राइट, और उस पर हम अपना डेटा भेज सकते हैं, ठीक है। इसमें हम इसमें क्या थर्ड थर्ड एलिमेंट क्या ऐड हुआ हमारा, टनलिंग एंड सिक्योरिटी का, राइट। तो हमारा इसमें कंट्रोल प्लेन ऐड हो गया, पहला ब्लॉक जो था हमारा, पहला पीस जो था। सेकंड पीस जो हमारा था नेक्स्ट हॉप का, नेक्स्ट हॉप किस तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, सेम रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। थर्ड पीस हमारा था क्या, सिक्योरिटी एंड टनल्स। टनल्स भी हमारी बन रही है और इनके अंदर जो पैकेट्स जा रहे हैं वो एकदम सिक्योर होके जा रहे हैं। वो अब आगे सिक्योरिटी हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से सिक्योर हो रहे हैं, ठीक है।
तो ये 3 आपके ऐड हो गए इसके अंदर, क्या, ब्लॉक्स। अब कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन में डेटा प्लेन अभी ऐड नहीं हुआ है, तो डेटा प्लेन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डेटा प्लेन एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब इनको जो नेक्स्ट होप मिला है, मान लो इसको अब हमारे ये वाले 10.10.10.0/24 को रीच करना है डेटा सेंटर के 30 वाले सबनेट के अंदर, राइट। अब इसके पास इसके पास मान लो जो यहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस है ये वाला 14.1 मान लो 14.1 जो है हमारा यहाँ पे एड्रेस हमें आईएसपी से मिला हुआ है, मैंने शॉर्ट में 14.1 लिखा हुआ है, राइट। अब ये वी स्मार्ट ही इसको क्या बताएगा, ये वी स्मार्ट ही इसको बताएगा कि अब इसके अंदर तो रूट है 30.30.30.30.0/24 वी आर डीसी, लेकिन यहाँ पे खाली डीसी लिखा हुआ है। अब डीसी से मतलब क्या है, डीसी का मतलब क्या है, यहाँ पे डीसी का मतलब है कि डीसी के अंदर जो ये राउटर लगा हुआ है और इस राउटर के अंदर जो ये वाली इंटरफेस है, राइट, इस इंटरफेस का जो आईपी है 14.1, इसका मतलब है डीसी। यानी अगर आपको 30.30.30.0/24 पे जाना है तो आपको जाना है विया डीसी, यानी विया 14.1, राइट। अब ये भी कौन बता रहा है इसको, ये भी इसको स्मार्ट डिवाइस ही बताएगा, राइट। हमने भी ये हमने पिछले टनल वाली में भी हमने छोड़ा था कि इसको पता कैसे चलता है। ठीक है, हमने हमने डिस्कस किया था ना कि पब्लिक आईपी का पता कैसे चलता है। प्राइवेट आईपी तो हमें पता चल गया कि भाई इस सबनेट में जाना है तो कैसे जाना है, बट हमें पब्लिक आईपी का कैसे पता चला कि पब्लिक आईपी इसका है क्या, डीसी का एक्चुअल में पब्लिक आईपी है क्या। ठीक है, इसका पब्लिक आईपी है क्या 14.1। ठीक है, अब ये भी किसने बताया, ये भी स्मार्ट डिवाइस ही इसको बता रहा है। वो जब हम सिस्को का पढ़ेंगे कि सिस्को किस तरीके से, विप्टेला किस तरीके से काम करता है, तब हम इसको डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में बता कैसे रहा है, किस पैकेट के थ्रू बता रहा है, राइट। तो मान के चलो अभी इसको पता चलेगा कि 14.1 है डीसी का। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अभी ये जो ग्रीन वाली, वेट अ सेकेंड, अभी ये जो ग्रीन वाली टनल है ना, इसको हम कहेंगे क्या, कंट्रोल प्लेन। ठीक है, एंड जो हमारी ये येलो वाली टनल है, ठीक है, इसको हम कहेंगे डेटा प्लेन। ठीक है, अब ये डेटा प्लेन वाली टनल अलग से क्रिएट होंगी। डेटा प्लेन की टनल किस तरीके से क्रिएट होंगी, 30.30.30.0/24 विया डीसी, डीसी यानी 14.1। अब ये 14.1 से एक टनल बनाएगा, एक और टनल बनाएगा, डिफरेंट टनल, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, सेकेंड रूट इसके पास क्या है, 20.20.20.0/24 पे रीच करना है, तो ब्रांच 2 से रीच करना है। अब ये ब्रांच 2 के साथ एक और टनल बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी डेटा टनल है। ठीक है, और सिमिलरली ब्रांच 2 की 10.10.10.0/24 इसके साथ टनल बन चुकी है, राइट। अब बचा क्या, 30.30.30.0/24 बी आर डीसी, डीसी का यहाँ पे क्या मतलब है 14.1, बी आर वन का क्या मतलब है यहाँ पे 15.1 है, तो 15.1, राइट। अब इसने क्या, ब्रांच 2 ने डीसी के साथ भी एक टनल बना ली, राइट। तो ये पूरा आपस में इन्होंने टनल एस्टेब्लिश कर ली। सिमिलरली इसके पास भी सेम ही रूट्स हैं, ये भी सेम ही टनल बनाएगा, ये भी डेटा टनल होगी हमारी, राइट। और जो हमारी ये ग्रीन वाली है, ये हमारी है कंट्रोल प्लेन, या कंट्रोल प्लेन मान लो। ठीक है, राउटिंग टनल्स मान लो उसको। ठीक है, तो ये इस तरीके से डेटा टनल्स बनती हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हमारा कंट्रोल कंट्रोल पिन की टनल्स बनती है। ठीक है, मान लो अगर अगर मैं चाहता हूँ, अब हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि नेक्स्ट होप का इसके अंदर बहुत ही मेजर रोल है। अब मेजर रोल कैसे है, मान के चलो अभी ये क्या है, ये फुल्ली मैश है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये फुल मैश है, यानी डीसी ब्रांच 1 से भी रीच है, डीसी आपका ब्रांच 2 से भी रीच है, और ब्रांच 1 ब्रांच 2 डीसी से भी रीच है, और आपस में भी रीचेबल है, राइट। अब मैं चाहता ही नहीं है टोपोलॉजी, राइट। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि किसी को भी कुछ कम्युनिकेट करना है तो डीसी के थ्रू होके जाए, राइट। मैं एग्जांपल ये चाहता हूँ, और मैं ये नहीं चाहता कि ये टनल डायरेक्ट बने। मैं नहीं चाहता कि ब्रांच 1 जो है ब्रांच 2 से डायरेक्टली बात कर सके। अब मैं इस सिचुएशन में करूँगा क्या, अब मैं इस सिचुएशन में स्मार्ट डिवाइस को बोलूँगा कि स्मार्ट डिवाइस, जब भी आप ब्रांचेस को रूट्स जब आप भेजेंगे, तो जो आप रूट इनको भेजोगे ना,
उसके अंदर जो आप नेक्स्ट होप भेजोगे वो डीसी कर देना, ठीक है। अगर आपने ब्रांच वन को जो भी रूट्स भेजोगे उन सबका नेक्स्ट होप जो रहेगा वो डीसी रहेगा। यानी अब जो आपने सेटिंग्स इसके अंदर करी है, वी स्मार्ट को जो समझाया है, इसके अकॉर्डिंग जो आप न्यू न्यू रूट आएगा ब्रांच वन के पास, वो क्या आएगा कि अगर आपको 30.30.30.0/24 पे रीच करना है तो करना है विया डीसी। ये तो पहले भी था, ठीक है, क्योंकि डीसी में ही है एक्चुअल में ये सबनेट। तो नेक्स्ट इसके पास पहले क्या आ रहा था कि 20.20.20.0/24 पे रीच करना है, तो किससे करना है, वी आर 2। बट अभी हमने स्मार्ट डिवाइस को क्या समझाया है कि जब आप रूट्स भेजो ब्रांचेस की तरफ, तो आप इनका जो नेक्स्ट हॉप है वो चेंज कर दो। क्या कर दो, 20.20.20.0/24 को अगर किसी को रीच करना हो तो वो करे विया डीसी, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, रूट में हमारा जो नेक्स्ट हॉप है वो चेंज हुआ। अब अगर इसको डेटा भेजना है किसे, 20.20.20.0/24, तो ये किसके थ्रू जाएगा, DC2 के थ्रू। DC2 का कॉरस्पॉन्डिंग आईपी क्या है, पब्लिक 14.1, ठीक है। अब यहाँ से जो पैकेट जाएगा वो डायरेक्टली पहले कैसे जा रहा था, पहले जा रहा था सीधा ब्रांच टू पे सीधा आईपी पैकेट पहुंच जा रहा था। बट अभी ये जाएगा पहले हमारे डेटा सेंटर के पास। अब डेटा सेंटर के पास तो सारे रूल्स हैं, क्योंकि हमने ये हमने ब्रांचेस पे लगाया था रूल। ये रूल जो हमने लगाया था वो ब्रांचेस के लिए लगाया था कि स्मार्ट डिवाइस जब भी आप ब्रांचेस को कोई भी रूट एडवर्टाइज करोगे तो उसका नेक्स्ट होप आप चेंज कर दोगे, क्या, डीसी बना दोगे, ठीक है। बट हमने डीसी पे ही ऐसा कुछ रूल नहीं बनाया कि अगर आपको जो भी रूट्स मिलेंगे तो उसका नेक्स्ट हॉप कुछ और होना चाहिए, ठीक है। हमने सिर्फ ब्रांचेस पे लगाया है, तो ब्रांचेस के अंदर जितने भी रूट्स हम मिले सबका नेक्स्ट हॉप डीसी हो गया। अब डीसी का कॉरस्पॉन्डिंग है 14.1। अब जब इसने डेटा अपना पैकेट बनाया तो उसको भेज दिया सीधा डीसी पे। डीसी के पास तो रूट एज इट इज ही है कि अगर आपको 20.20.20.0/24 पे जाना है तो जाना है BR2। अब BR2 जो है वो उससे यहाँ से डायरेक्टली टनल बनी हुई है, और टनल के थ्रू यहाँ पे आपको आईपी भेज देगा, सॉरी पैकेट भेज देगा। और यहीं से सेम ये रिप्लाई भी कर देगा। क्यों, ये रिप्लाई अब कैसे करेगा, अब इसके अंदर भी सेम आ रहा होगा। ये वाला रूट तो सेम ही रहेगा आपका 30 वाला डीसी वाला। अब जो नेक्स्ट ये वाला जो पहले आ रहा था वो ऐसे आएगा, 10.10.10.0/24 को अगर रीच करना है तो भैया ये भी डीसी से करना है, डीसी यानी 14.1, यानी ये वाला आईपी एड्रेस, ठीक है। जब इसके पास यहाँ से पैकेट आया, ठीक है, अब इसको रिप्लाई भी तो करना होगा उस पैकेट का। तो अब ये चेक करेगा कि मुझे 10.10.10.0/24 पे जाना है, तो कैसे जाना है, इसके पास भी सेम ही है, क्योंकि हमने ब्रांचेस को क्या रूल लगा दिया कि अगर आपको ब्रांचेस पे कोई भी रूट भेजना है तो उसका नेक्स्ट ऑफ डीसी कर दो। अब डीसी जैसे इसने किया, तो इसने जो पैकेट भेजा वो भी फिर डीसी को भेजा, डेटा सेंटर पे भेजा। डेटा सेंटर ने डिसाइड किया कि अगर ये पैकेट आया है 10 तो ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इस रूट के। अब इस रूट का हमारा नेक्स्ट ऑफ के BR2, पैकेट वापस इसके पास चला गया। तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो हब एंड स्पोक की तरह हो गया, राइट। पहले हब पे जाएगा फिर स्पोक पे जाएगा, पहले हब पे जाएगा फिर स्पोक पे आएगा, यानी हब एंड स्पोक टोपोलॉजी यहाँ पे हमने बना ली, राइट। तो इसके अंदर यानी नेक्स्ट होप इतना इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट होप को हम समझ गए, नेक्स्ट होप पे हमारा कंट्रोल आ गया, तो हम किसी भी तरीके से डेटा को फ्लो करवा सकते हैं। यानी अगर हमने नेक्स्ट होप जो रखा डेटा वहीं से मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को ही हम फैब्रिक कहते हैं। फैब्रिक हम कहते हैं किसको हैं, राइट। अगर मान लो ये कुछ राउटर्स हैं, राइट, ये 4 राउटर्स हैं, R1, R2, R3, R4, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये आपस में फुल्ली मैश कहेंगे हम उसको, फुल मैश यानी आपस में सारे कनेक्टेड है, राइट। बट अगर मैं चाहूँ, अगर मुझे कुछ भी टोपोलॉजी बनानी है तो मेरे पास फुल मैश होना चाहिए। कैसे, अगर मेरे को हब एंड स्पोक बनाना है, यानी R1, R2, R3, अगर मुझे इसके अंदर इसको बनाना है, इससे इसको अचीव करना है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे, R1 ये रहा, ठीक है। उसके बाद R2, R3, अब मुझे ये लिंक बंद करना है, 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 ये लिंक बंद करना है। मैंने इसको अचीव कर लिया, R1 से R3, R1 से R2, बन गया हमारा हब एंड स्पोक। यानी कि अगर हमारे पास फुल मैश है तो हम इससे किसी भी तरह का, हम इससे ऐसे भी बना सकते थे, राइट, इसको भी अचीव कर सकते थे। तो हम किसी भी रिंग रिंग भी बना सकते थे, इससे नॉर्मल रिंग, राइट।
इससे स्टार भी बना सकते हैं। यानी अगर हमारे पास फुल मैश कनेक्टिविटी है तो उससे हम किसी भी तरह का टोपोलॉजी बना सकते हैं, हब एंड स्पोक, फुल मैश, स्टार, ठीक है। तो अगर हमारे पास फुल मैश है तो, और फैब्रिक भी एक्चुअल में इसी को ही कहते हैं। फैब्रिक का मतलब क्या होता है? फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा। अब कपड़े के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से आपस में सारी इंटरकनेक्ट्स होते हैं, थ्रेड्स जो होते हैं, राइट। अब इसका भी यही मतलब है, यानी सारे आपस में कनेक्टेड हैं। अब आपको, आपका जिस तरीके से भी मन करे उस तरीके से आप उस, अगर आप ये सारे आपस में कनेक्टेड है तो आप किसी भी तरीके की टोपोलॉजी बनाओ, ऐसे बना लो, ठीक है। अगर आपको लाइन से बनानी है ऐसे बना लो, ठीक है, ऐसे बना लो, स्टार में बनानी है ऐसे बना लो, अगर ऐसे हब एंड स्पोक में बनानी है ऐसे बना लो। यानी अगर आपके पास फुल मैश है, फुल फैब्रिक है, तो आप किसी भी तरह की टोपोलॉजी डिज़ाइन कर सकते हो। और यही ब्यूटी है एसडी वैन की। अगर ये सारे आपस में रीचेबल हैं, सारे आपस, ये सारी टनल्स बनी हुई हैं, तो आप नेक्स्ट हॉप को मैनिपुलेट करके किसी भी तरीके से आप अपने डेटा फ्लो को अचीव कर सकते हो। जैसे हमने प्रॉब्लम्स में पढ़ा था कि पहले डेटा सेंटर जाना पड़ता है फिर आना पड़ता है, तो हम इस नेक्स्ट हॉप के कंसेप्ट से इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। जैसे ये टनल यहाँ बनी थी पहले, इसके पास ये वाला रूट आ रहा था डायरेक्ट BR2 का, तो इसको डेटा सेंटर में नहीं जाना पड़ रहा था डायरेक्ट। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए हब एंड स्पोक बना के बताया आपको कि किस तरीके से आप स्मार्ट डिवाइस को बता सकते हो कि ब्रांचेस पे ये रूल लगा दो, DC पे ये रूल लगा दो, और उस तरीके से आप अपने नेक्स्ट हॉप को मैनिपुलेट कर सकते हो। बट अगर, अब हमारा आता है यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि इतना सब कुछ करना कैसे पड़ेगा? अभी तो ये आप तीन, दो तीन ब्रांच है, हमने इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, हमें यहाँ पे टनल बनानी पड़ेंगी, ठीक है, पब IP एड्रेसेस करने पड़ेंगे, टनल इंटरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद टनल एस्टेब्लिश करवानी पड़ेंगी, उसके बाद स्मार्ट डिवाइस को चीज़ें बतानी पड़ेंगी। क्या ये इतना ज़्यादा काम हैट्रिक नहीं है अगर ये सारा मैनुअल करना पड़े, राइट। एंड सेकेंड थिंग, कि आपको मैनुअल, अगर ये मैनुअल आप कर भी सकते हो, एक्चुअल में ये एक सॉल्यूशन ऑलरेडी है भी, जिसे हम कहते हैं DMVPN। DMVPN के अंदर भी हम सेम ही चीज़ों को अचीव कर रहे होते हैं। उसमें भी हम इसी तरीके से टनल्स बना रहे होते हैं, VPN टनल्स बना रहे होते हैं, और सब नेक्स्ट हॉप जो है वो हम मैनुअली मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, और इस तरीके से ही हम टनल्स बना रहे होते हैं। बट वो सारा जो प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस प्रोसेस कैसे है? मैनुअल है ये, राइट। तो मैनुअल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, अब दो तीन ब्रांचेस पे तो आप कर लोगे, बट SD1 सॉल्यूशन दिख तो, अभी हमने सिर्फ 3 ब्लॉक्स पढ़े हैं, राइट। अभी हमने सिर्फ 3 ब्लॉक पढ़े हैं, 3 ब्लॉक में हमें समझ में है कि SD1 सॉल्यूशन अच्छा तो है, बट ये बहुत हैट्रिक है। अगर हम ये सारी चीज़ें खुद से कर रहे हैं, टनल्स खुद से एस्टेब्लिश कर रहे हैं, IP एड्रेसेस खुद से दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, अंडरले, ओवरले, ये सब हम खुद से डिसाइड कर रहे हैं, एंड किस तरीके से टोपोलॉजी बनानी है हम एक एक राउटर पे जाके कर रहे हैं, तो ये बहुत हैट्रिक वाला काम है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में SD1 से पहले सोल्यूशन नहीं था, सोल्यूशन है। DMVPN इसका डायरेक्ट सोल्यूशन है। रूट BGP का रूट रिफ्लेक्टर वी स्मार्ट की तरह ही तो काम कर रहा है। रूट रिफ्लेक्टर अगर आपने पढ़ा है BGP के अंदर, तो वो भी क्या करता है, वो जो रूट्स आपको मिलते हैं सेम आगे रिफ्लेक्ट कर देता है, उस बिना नेक्स्ट हॉप को चेंज किए। वो तो ये भी कर रहा है, वो तो BGP भी कर रहा है, ठीक है। बट वाई वी नीड SD WAN? SD WAN ही हमने क्यों लिया? जब हमारे पास DMVPN था इन सब कामों के लिए, रूट रिफ्लेक्टर था, तो हमने वाई वी नीड SD WAN? SD WAN में ऐसा क्या है जो कि अब इन सबको अलग कर देता है, ठीक है। तो वो जो अभी आपने ये सब चीज़ें देखा, तो वो जो है वो है ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, द फोर्थ ब्लॉक आपका, ठीक है। अब ये कैसे कर रहा है, अब हम इसको देखते हैं। अभी जो फोर्थ ब्लॉक है आपका, राइट, अब मान लो ये डेटा प्लेन है, कंट्रोल प्लेन है, टनलिंग है, सिक्योरिटी है, नेक्स्ट हॉप है, ये सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ी। अगर हम सारी चीज़ें मैनुअल करेंगे तो ये बहुत हैट्रिक है। दो चार डिवाइसेस में तो ठीक लगता है, बट अगर आपको 100+ ब्रांचेस में करना हो तो ये नॉट पॉसिबल। तो क्योंकि बहुत मैनुअल वर्क हो जाएगा। तो ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब होता है जो जितने भी पीसीज हैं, मान लो ये डिफरेंट डिफरेंट पीसीज हैं, अलग अलग पीसीज हैं, इनको एक एक जगह लेके आना, यानी इनको एक जोड़ना। इन जो हमने 4 पीसीस पढ़े थे उनको आपस में जोड़ने का काम करता है, राइट। कौन? ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। यानी आपको कुछ नहीं करना, ये सारी चीज़ें अपने आप होंगी जैसी ब्रांचेस अपनाएंगी। ZTP प्रोसेस चलेगा, ZTP एंड PNP प्रोसेस, ठीक है। ये सारी अपने आप, अपने किसको,
स्मार्ट डिवाइस को ढूंढ लेंगी, राइट। अपने आप स्मार्ट डिवाइस को ढूंढ लेंगी, ठीक है। स्मार्ट डिवाइस से अपने आप टनल बना लेंगी, आपको कुछ भी टनल बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप टनल बना लेंगी। आईपी सेक तक भी इसमें अपने आप ऑन हो जाएगा, अपने आप एस्टेब्लिश हो जाएगा आईपी सेक सेशन भी, राइट। अपने आप सारा पैकेट इनक्रिप्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जैसे ही इसको अपने रूट्स मिलेंगे, ओएमपी रूट्स, उसमें मतलब जो आपको कंट्रोल प्लेन रूट्स मिले उसको ओएमपी रूट्स कहते हैं विप्टेला के अंदर, राइट। वो कंट्रोल प्लेन के रूट्स जो हैं आपको स्मार्ट से आपको अपने आप मिल जाएंगे। जो स्मार्ट डिवाइस है वो अपने आप सारे रूट्स दे देगा, किसको? ब्रांचेस को, ठीक है। ब्रांचेस पे अपने आप रूट्स आ जाएंगे, अपने आप ही स्मार्ट डिवाइस ही अपने आप ही सारी चीज़ें बताएगा राउट ब्रांचेस को कि आपका जो डीसी है, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि इसमें डीसी आ रहा है। डीसी का क्या मतलब है? 14.1। वो भी आपको स्मार्ट डिवाइस ही बता रहा होगा कि आपका जो नेक्स्ट होप है डीसी, वो एक्चुअल में 14.1 है। उसका पब्लिक एड्रेस ये है। अगर उसके पीछे कोई प्राइवेट एड्रेस भी है, मान लो वहाँ पे नेटिंग हो रही है, वो भी आपको पता लगाएगा। कौन बताएगा आपको? आपको स्मार्ट डिवाइस बताएगा। क्या बताएगा कि जी 14.1 के पीछे जो प्राइवेट एड्रेस है वो है 10.10.10.24 मान लो। ये भी आपको कौन बताएगा? स्मार्ट डिवाइस ही अपने आप ब्रांचेस को बता रहा होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपना एक पोर्टल खोलना है, ठीक है। जो कि आपका मैनेज वाला मैंने आपको बताया था, मैनेज, ठीक है। वो ही आपको वहीं से आपको सारी चीज़ें, आपको बस ऑन बोर्ड करना है, किसको? ब्रांचेस को ऑफ करना है और ऑन बोर्ड करना है अपने मैनेज के अंदर, ठीक है। जैसे ही आप मैनेज के अंदर करेंगे ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपने आप हो रही होंगी, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यही है आपका ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। यही ब्यूटी है एसडी वैन की। वरना तो सॉल्यूशंस तो पहले से ही थे हमारे पास डीएम वीपीएन है, इनकैप्सुलेशन के लिए हमारे पास वी एक्स लैन है, एंड हमारे पास रूट रिफ्लेक्टर है जो कि सेम एडवर्टाइज कर देता है रूट। बट वाई वी नीड एस डी वैन? क्योंकि एस डी वैन जो है वो एक प्रो लेवल है, एक लेवल ऊपर है, यानी ये सारे काम वो अपने आप कर रहा है, राइट। हमें कुछ भी मैनुअल वर्क नहीं करना, ठीक है। तो ये था एस डी वैन के पार्ट्स। हमने ये 4 पार्ट्स कवर किए कि किस तरीके से ये चारों पार्ट्स मिलके एक एस डी वैन सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो आगे हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम कंट्रोलर्स के नाम लेंगे, सारे विप्टेला की बात करेंगे कि एक्चुअल में विप्टेला किस तरीके से इन सब चीज़ों को अचीव कर रहा है। अभी जो मैंने बताया ये एकदम वेंडर फ्री मैंने बताया है। ये सारे जो वेंडर्स हैं, वर्सा, हुआवे, आपका विप्टेला एंड फोर्टीगेट, ये सारे अभी जो है अप्रोच यही यूज़ कर रहे हैं। सिक्योरिटी के नाम चेंज हो सकते हैं, एनकैप्सुलेशंस के नाम चेंज हो सकते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स के नाम चेंज हो सकते हैं, बट एक्चुअल में कंसेप्ट यही है। आई होप आपको ये सारी चारों चीज़ें पसंद आई होंगी। इसलिए मैंने कहा था कि ऑर्केस्ट्रेशन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ब्लॉक, ताकि जब आप इस मैश को पढ़ लें, ठीक है, कि ये किस तरीके से इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, और जब आपको पता लगे कि मैनुअल करना पड़ रहा है, तब आपको पता चलेगा कि ऑर्केस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे ये सारी चीज़ें खुद से हो रही हैं। वो भी हम आगे जब प्रैक्टिकल में भी हम करेंगे सारी चीज़ें कि क्या मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकल के अंदर सारी चीज़ें कैसे खुद से काम कर रही हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स कैसे हम काम कर रहे हैं, कैसे ZTP प्रोसेस काम कर रहा है, PNP प्रोसेस काम कर रहा है, राइट। हम डिटेल्स में भी पढ़ेंगे कि करता कैसे कैसे उसको पता चलता है कि मेरा स्मार्ट कौन है, सब चीज़ें कैसे काम करती है, वो भी हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय एंड टेक केयर।